चलो ठीक है। ठीक है, देखो पहली बात ये है कि देखो जिसके जितने नंबर आए उसकी टेंशन मत लो, है ना। टेंशन लेने के लिए नहीं टेस्ट था ये टेस्ट का पर्पज़ यही था कि आप लोग एटलीस्ट ये समझो कि हम जनवरी में कहाँ खड़े हैं। मतलब किसी के 40 नंबर आ रहे हैं, सीसेट में 20-30 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब सोचो कि अभी कितनी मेहनत करनी है, बस ये बात है। टेस्ट लेने का पर्पज़ यही था कि आप लोग अपने आप को देखो कि भाई जैसे मान लो कि जीएस का कट ऑफ 100 मान के चलो, सीसेट में 70 नंबर ला रहे तो 80 नंबर सोच के चलो अभी। तो भाई अब मान लो जिसके 20 नंबर ला रहे हैं भाई उसको 60 नंबर के लिए मेहनत करनी है सीसेट में। जीएस में मान लो जिसके 30-40 आ रहे हैं तो उसको 60 नंबर के लिए मेहनत करनी है। अब ये चीज़ सोचो कि भाई 60 नंबर कहाँ से आएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि फरवरी में अच्छा खासा सीसेट तुम्हारा हो जाएगा। दूसरी बात मैंने वो पहले भी तुम्हें बोला हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि वो मेरे जो वीडियो क्लासेस देखो जाके बार बार। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये चीज़, नहीं देखोगे पछताओगे। अगर निखिल मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, तुमने अगर मेरी क्लासेस देखी होती है ना रीजनिंग मैथ वाली, तो अच्छा नंबर आते तुम्हारे, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे भी 120 नंबर जब ये टेस्ट दिया था मेरे 100 पार नंबर थे, तो कमी रही है, मतलब वो आप लोगों की तरफ से रही है। ठीक है, तो पहली तो जो कंप्रेंशन वाली क्लास है, रीजनिंग मैथ वाली क्लास है, वो ज़रूर देखो, सीसेट में उससे नंबर बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जिसका सीसेट सब लोग टेस्ट दो, पहली बात तो ये भी हो जैसे निखिल ने दिया, सना ने दिया है, शुरू मतलब फ़र्क पड़ेगा, आप लोग समझो इस चीज़ को। दूसरी बात ये है कि जो डेली में क्लास ले रहा हूँ मैथ की वो लो, अगर नहीं ले रहे हो तो आप पछताओगे, मैं फिर बार बता रहा हूँ। क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं फालतू चीज़ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। दूसरी बात, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम स्पेसिफिक है भाई, यूपीएससी के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। जो यूपीएससी में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वही एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट उठा के। तो मेरा मानना है कि टू द पॉइंट अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेली क्लास करो सीसेट का, जो एनसीईआरटी वाली क्लासेज है वो डेली क्लास करो, तब फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, जो मेरी पीवाईक्यू वाली क्लासेज है उनको बार बार देखो। ठीक है, तो सीसेट में आराम से निकल जाएगा। अब अगला जो टेस्ट होगा आपका 28 फरवरी को होगा, और उस दिन देखना, अरे नंबर अपने लिख के रखो, इस टेस्टों के जो आज नंबर आए उनको लिख के रखो। और जब फरवरी का होगा तब ज़रूर देखना कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ तो इसका मतलब फरवरी में ना आपने लापरवाही में गुजारा है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तीसरी चीज़, मार्क्स से आपके जो है संडे के संडे टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट, तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा उस टाइम। ठीक है, मार्च अप्रैल मई फुल टेस्ट देंगे अपन। ठीक है, तो अच्छा खासा सुधार हो जाएगा, टेंशन मत लो, मुझे पता कैसे करवाना है। पर यही है कि देखो करना तो आप तरह, अब जैसे मैं मान लो पहली चीज़ मैंने बोला कि भाई मेरी क्लासेज जाके देखो, अब तुम नहीं देखोगे तो यार फिर तुम लोगों की गलती है ना। उस फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ ही नहीं कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरी डेली क्लासेज करो, जो मैंने ये एनसीईआरटी वाली क्लास ले रहा हूँ उसका डेली करो, तो ऑटोमेटिक आराम से आपका बढ़ जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। 100 पार आ जाएंगे सीसेट में। पर ये जो मैं काम बोल रहा हूँ ये 3 काम कर लो, नहीं भरोसा है ना, देख लेना जिनके अभी अगर जो डेली काम कर रहा है उसके देखना नंबर बढ़ेंगे आगे जाके, और जो मैं बोल रहा हूँ वो करोगे तो बढ़ेगा ज़रूर। ठीक है, तो ये रहा है सीसेट का, हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। जैसे चाहे अभी सीसेट में 20 नंबर भी आए ना निखिल, टेंशन मत लेना, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ तुम्हारे 100 पार भी आएंगे, पर मेहनत करना पड़ेगा। तो ये तो रही सीसेट की बात। दूसरी बात है जीएस की। जीएस का देखो पहली बात ये चीज़ याद रखना, जो ये दृष्टि के टेस्ट होते हैं चाहे विजन का टेस्ट होता है ना, इनका कभी है ना अपना पैमाना मत मानना इनको। देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जैसे आज तुम लोग है ना चाहे सेलेक्टेड लोगों को बैठा दो मेरे सामने, और मैं उनके लिए पीटी का पेपर डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ इस माइंडसेट को समझो। मतलब अगर मुझे मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको है ना 100 में से 10 क्वेश्चन भी नहीं आए, तो मैं ऐसा पेपर डिजाइन करूँगा। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, तुम कितने भी ब्रिलियंट खोपड़ी को बैठा दो मेरे सामने और मुझे कोई यूपीएससी पेपर बनाने के लिए बोल दिया जाए ना, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि 200 नंबर में से कट ऑफ 30 नंबर होना चाहिए, मैं गारंटी बता रहा हूँ कुछ ही लोग होंगे 1% जो पास कर जाए, नहीं कर पाएंगे, चाहे सिलेक्टेड लोगों को बैठा देना। तो क्योंकि डिपेंड ये करता है कि मैं पेपर कैसा चाहता हूँ। मैं ऐसी चीज़ें पूछ सकता हूँ जो आते हुए भी उनसे गलत हो जाएगी। तो सर आप पता है बहुत हार्ड चेकिंग करते हो तो आप कभी भी एग्जामिनर नहीं बनोगे, प्रॉमिस करो हम सब बच्चों को। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ समझो। मतलब तो इसलिए है ना, कभी भी है ना जो ये टेस्ट सीरीज लेते हैं ना मार्केट में, इससे अपने आप को घबराए मत करो। कभी कम नंबर आ रहे हैं तो टेंशन मत लिया करो, क्योंकि वो उन पे डिपेंड करता है कि यार वो उस क्वेश्चन को गलत करवाना चाहते हैं ना, कैसे भी गलत करवा देंगे तुम लोगों से। तो जो ये दृष्टि का पेपर है वो ऐसे ही था, एक तरीके से फैक्चुअल पेपर था पहली बात। और वो पहली बात मैं पहले बता रहा हूँ, दृष्टि चाहे टेस्ट सीरीज दे लो चाहे विजन का टेस्ट दे लो, इनके टेस्ट कोई काम के नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ। सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना तब फायदा होता है। अगर तुम इनके क्वेश्चन का नेचर के देख कर यूपीएससी क्वेश्चन का नेचर देखोगे ना, दिन रात का अंतर है। ठीक है, तो इस चीज़ से कभी घबराना नहीं चाहिए।
तो एक ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, देखो मेरे कभी भी है ना, कभी भी फुल टेस्ट में है ना, मुझे याद अच्छे तरीके से, मैं इतने सालों से 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे एक आध बार शायद 97 नंबर आए थे शायद, जो भी एक मैं कंफर्म नहीं कह सकता, पर हमेशा मेरे फुल टेस्ट में 70, 60, 45, 50, 55 इतने नंबर आए। पर मेरे रियल एग्जाम में यूपीएससी में 93 भी आए। तो ये तो भूल जाओ कि जीएस में सर, हाँ हाँ जीएस में, जीएस जीएस में हाँ जीएस में बता रहा हूँ। तो इसलिए घबराना मत, ठीक है। मेरे भी, मैं हकीकत में बता रहा हूँ, मेरे कभी नहीं आए फुल टेस्ट में विजन के में देखोगे, पर हाँ मेरे 40 से कम भी नहीं आए कभी वो एक अलग बात है। पर वो इसलिए है ना शिवानी, तुम्हारे 36 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम लोग फुल क्वेश्चन नहीं करते, 100 के 100 नहीं करते, 100 के 100 अटेम्प्ट किया करो अगर ये एग्जाम पर निकालना है। सर गैस वर्क नहीं चल रहा ना, और वो वही चलेगा, तो प्रॉब्लम है। यही तो बात है ना, आप जब यूज करोगे ना तब चलेगा हेलो सर, यूज तो किया, बहुत नहीं नहीं, आप प्रॉब्लम हुई। बता रहा हूँ, हाँ चलो बोलो। बता दीजिए थोड़ा अच्छे से कि मतलब जीएस और सेट में अटेम्प्ट्स की लिमिट कितनी रखनी, कितने देखो क्वेश्चन? मेरा मानना है सारे। जीएस का जो मेरा रहा है, मेरे अनुसार तो 100 करना चाहिए। अगर मेरी अगर अब अप्रोच आप अगर सीख जाओगे ना, फायदे में रहोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे पीवाईक्यू वाली वीडियो देखो, और वो आपका शुरू ना, कर देंगे। वो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी ला देगा कि आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। पर मेरा मानना करो, देखो गारंटी बता रहा हूँ शिवानी, अगर तुम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती ना तो तुम्हारे भी 40-45 पार नंबर आ जाते, इसकी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं गारंटी बता रहा हूँ, ये चीज़ यार 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जीएस में 100 किया करो। सीसेट का मेरा मानना है, जिसकी मैथ थोड़ा वीक है ना, तो उसको पहले सबसे पहले कंप्रेंशन करना चाहिए, उसके बाद में रीजनिंग करना चाहिए, फिर उससे कुछ गिने चुने जो है मैथ के क्वेश्चन करने चाहिए। तो उसको जो सर है पता है प्रॉब्लम ये है, मुझे मैथ्स आती नहीं है, पर मैं आती है, मेरे को मैथ्स आती है, पर मैं उसको एप्लीकेट नहीं करती। वो मतलब प्रैक्टिस मैं से जब कमी मेरे है। सामने क्वेश्चन करते हैं तो मेरे को लगता है मेरे को आता ही नहीं है, तो मैंने तो देखा ही नहीं है। तो वो टॉपिक ऐसा पढ़ो ना फिर आप अच्छे से। क्या हो गया? सीसेट का अप्रोच सीसेट में मतलब कितने? सीसेट में जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मानो जिसका मैथ कमजोर है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले कंपेरिजन करना चाहिए। तो 27 क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, ठीक है, तो 27 के 27 करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, तो रीजनिंग के 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप आराम से कर सकते हो, 10 तो मेरा मानना है आराम से कर सकते हो। 37 हो गए, 37 के बाद में अगर आप मेरे से पढ़े हो, डेली क्लास करोगे, तो 14-15 क्वेश्चन करने लायक बना दूंगा। तो मेरा मानना है कि 50 क्वेश्चनों तक तो जरूर पहुँचना चाहिए। सर अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अपन हर साल, मतलब हर, जैसे आप 28 फैब को लोगे तो पीवाईक्यू ही अपन नो 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 पीवाईक्यू ही लें। नो, वो तो मतलब नहीं हुआ ना अच्छा, उससे, वो क्यों मैं ऑलरेडी वही क्वेश्चन तो बार बार करवा रहा हूँ, फिर उससे फ़ायदा क्या होगा? बात तो है कि आप रैंडम क्वेश्चन सोल्व करो, तब फ़ायदा ना। तो ये चीज़ भी समझो ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि सीसेट में जो है पास करने का तरीका यही है। जैसे निखिल ने कंप्रेंशन नहीं किया, ये गलती थी निखिल की, निखिल कंप्रेंशन करता तो और स्कोर बढ़ता, ठीक है। तो निखिल ये भी थोड़ा तुम गलती दूर कर। तो निखिल टाइम कितना लिया था तुमने 36 क्वेश्चन सोल्व करने में? 1 घंटे सर। कितना? 6 बजे से 7 बजे तक किया था, 1 घंटा। तो गलत है यार ना, 2 घंटे का पेपर है, तुम 1 घंटा क्यों कर रहे हो? उठा के फेंक दूंगा तुम्हें मैं। वही तो टाइम, क्लास आ गया आपका। तो ये गलती है ना, पहले देना चाहिए था आपको। तो ये तो पहली बात तो ये गलती है, इसीलिए आपका गलत हुए इतने सारे क्वेश्चन। भाई अच्छे से एग्जाम की तरह मैंने बोला था, ओमा शीट लेके देने को मैंने बोला है, ठीक है। जीएस में एक अप्रोच ये भी रख सकते हैं कि पहले जो क्वेश्चन बन रहा है सॉलिड सॉर्ट कर लो, फिर सेकंड वही राउंड करना होता में है, जो वही करना होता है। वो जाके देखो ना मेरी वैसे ही वीडियो। solve। हाँ वैसे वो सॉल्व तो वैसे करना, पर मैं बता रहा हूँ 100 क्वेश्चनों तक पहुँचना, चाहे अगर आप टेस्ट सीरीज दोगे तब भी 100 क्वेश्चन करना। देखो उससे क्या फ़ायदा होता है तुम लोग समझ नहीं रहे हो इसका। देखो मैं 2018 में जब मैं पहली बार पेपर दिया था ना, तो मैंने उस टाइम 70 ही समथिंग किए थे क्वेश्चन मेरे से। मतलब उस टाइम पहली बार इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं थी, तो बना भी नहीं पाया था मैं। तो मैंने उस साल उतने ही किए। फिर 2019 में मैंने सोच लिया था 100 क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन किया, पर मैं पहुँच ही नहीं पाया, आखिरी में ऐसे मतलब वो करना पड़ा। तो 100 क्वेश्चन करने से एक तो ये हो जाता कि यार क्वेश्चन पढ़ पाओगे आप, तो ना देखना, जैसे ना कभी लोगों से आप मिलो ना, जैसे अगर आसपास जो अच्छे से तैयारी करते हैं, उनका हमेशा रहेगा कि यार 1-2 क्वेश्चनों से रह गया, ठीक है। जीवन मैं ऐसा नहीं यूपीएससी की तैयारी की बात कर रहा हूँ, कोई और अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, कभी उनसे नोटिस करना जो फेलियर रहते हैं ना, वो किस कारणों से फेलियर रहते हैं। जो मैंने जीवन में जो अनुभव किया, पहली चीज़, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो ज्यादा नंबर से रहे।
नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं वो है। एक अलग चीज़ है। सुनो, मैं जो मेजर बता रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है। मतलब जैसे मेरा भाई है ना, वो एग्ज़ाम में आज शायद गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता, सोचो 1-2 नंबरों से फेल हुआ था वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम में। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बता रहा हूँ, उसने क्या किया, जिद कर ली कि मैं ये क्वेश्चन करके ही रहूँगा। तो सीसेट में ये गलती तो बिल्कुल ही मत करना नहीं आ रहा हो छोड़ो और आगे बढ़ो, अच्छा, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का जीवन में फेलियर का कारण रहा है। बहुत सारे लोग आज गवर्नमेंट जॉब में होते, इन्हीं जिद के कारण वो आज सफल नहीं हुए जीवन में। तो ये तो कभी मत अपनाना। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं भी बैठा हूँ तुम लोगों के सामने। 2022 में मैंने यही गलती कर दी थी। 2 क्वेश्चन में सोचो मैंने 25 मिनट लगा दिए थे। सबसे बड़ी गलती थी मेरी ना। 2022 में सोचो मैं 93 नंबर थे मेरे। तो ये कभी मत करना। सीसेट में तो खास तौर से जीएस में भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 50 सेकंड के 30 सेकंड के अकाउंट डिसीजन लो और आगे बढ़ो। सब बैकग्राउंड में गाने बजते होंगे इनके, दिल ये जिद्दी। ठीक है, तो ये गलती तो ये थी उसकी। तो उसने ये चीज़ का क्या नुकसान हुआ कि वो आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया, और वो इतने इजी क्वेश्चन थे जो अगर 30 सेकंड भी देता उनके आंसर निकल जाते हैं। अब सोचो, आज उसकी ज़िंदगी में वो बेरोजगारी का तमगा लेके घूम रहा है। एक छोटा सा डिसीजन कितनी बड़ी गलती कर देता है। तो अगर जब आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो ये आपके कारण जो आपकी जो गलती है ये दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको माइंड में रहेगा यार मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं। जैसे अब मैं देखो ना, 2019 में मेरे से 100 क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। मतलब उसमें गलती ये रही थी कि मैं ओमार शीट भरने में मैंने, देखो यही होता है, मैंने भाई हर स्टेप से सीखा। जब 2018 में दिया तो मैं 70 क्वेश्चन सॉल्व करवाया, तो मैं कर ही नहीं पाया, मतलब टाइम खत्म हो गया था, माइंड में था भी नहीं। ये भी एक बहुत फ़र्क पड़ता है कि मुझे 100 क्वेश्चन करने का माइंड में था ही नहीं, पर 2019 में था कि हाँ 100 क्वेश्चन करने हैं। गलती उसमें क्या होगी, मैं गोला नहीं भरा, मैं गोला आखिरी में भर रहा हूँ, तो मेरा हाथ दूझने लग गया था। तो उस टाइम 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हुए। अरे बहुत हाँ सारे। सर, आज मेरे ओएमआर में बहुत सारे गलत अब हुए तो हैं, ये मुझे चीज़ भी ऐसा सोच लो, फील हुआ। इसके कारण बहुत सारे फेल होते हैं। मेरे सीनियर है, ठीक है, वो 2 बार यूपीएससी का मेंस लिखे हैं, ठीक है, 4 बार यूपीएससी का पीटी इसीलिए क्वालिफाई नहीं हुआ, 2 बार तो ओएमआर में गलत, मतलब सीक्वेंस गलत भरने से। ऐसे नहीं कैपेबल नहीं थे आई, और मैं, मेरा मानना है कि वो बहुत अच्छे आईएएस अधिकारी बनते। पर सोचो एक छोटी सी गलती, 2019 वाले अटेम्प्ट में उनका यही हुआ। 95 का भरना था, 94 से भर दिए, ऐसे सीक्वेंस में भरे, सारे क्वेश्चन गए और 2-3 क्वेश्चनों से वो रह गए। ठीक, अब देखना आगे की ज़िंदगी उनकी कैसे रहेगी। 2019 में ऐसा हुआ, 2020 से उनका सीसेट कभी हुआ ही नहीं। फिर सोच लो, फिर आखिरी के 3-4 अटेम्प्ट दिए, सीसेट नहीं हुआ। जीएस में 120-130 नंबर आ रहे हैं, सीसेट हुआ ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती है ओएमआर वाली। बहुत सारे लोग जो ओएमआर में गलत फील के कारण, ठीक है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आप लोग भी ये चीज़ याद रखना। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, और मुझे पता है। निखिल, तुमने ओएमआर में दिया था? हाँ सर। अरे दूसरी बात, 2 घंटे में भी देना होता है एग्ज़ाम, ठीक है, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ओएमआर वाली गलती होगी। दूसरी जिद्दी वाली, जिद नहीं करना कि भाई ये क्वेश्चन करना है। सीसेट में तो खास तौर से कभी भी नहीं, जो आता जा रहा है उसको करते जाओ, ये चीज़ याद रखना, वो सबसे बेस्ट टेक्निक है। 2024 वाले एग्जाम में मैंने यही तरीका किया था, नहीं आ रहा छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसी कारण फिर मैं आखिरी में दोबारा आया ना, तो फिर मेरे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे तो वो भी फटाफट बनने लगे। अरे ये सबके साथ होता है, क्योंकि माइंड है ना, प्रोसेस करने लग जाता है। जैसे एक बार पढ़ा, उस टाइम नहीं बना, छोड़ के आगे बढ़ो, तो माइंड में वो बैकग्राउंड वो क्वेश्चन चलते रहता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक है ना दिमाग में सोल्व हो चुका होता है, जब दोबारा आप जाते हो तो सोल्व हो जाता है। ये मैंने ऑब्जर्व रहा है मेरा अच्छा खासा। आखिरी के 5 मिनट में मैंने जीएस में भी सोचो 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 6 के 6 मेरे सही हुए हैं। सीसेट में वैसा रहा कम से कम मैंने 5 मिनट में कम से 5 क्वेश्चन किए और वो 5 के 5 सही हुए। तो ये हमेशा याद रखो। तो ये क्यों आता है, जब आपके अंदर रखोगे यार मुझे सारे क्वेश्चन करने हैं, ये सारी चीज़ें। तो अभी एटलीस्ट टेस्ट सीरीज दे रहे हो, इसमें 100 के 100 क्वेश्चन करो। अभी नंबरों की टेंशन मत लो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, सीखो। जैसे मैं वो बता रहा था, क्वेश्चन जो दृष्टि में थे वो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन थे, उनको क्वेश्चन को ट्राई करो, तुक्का लगाओ, तुक्का इन द सेंस गेस करो, स्मार्ट लगो। अच्छा, इस वर्ड को ब्रेक डाउन करो, वर्ड को तोड़ो। ये जब तक नहीं करोगे ना, नहीं सीख पाओगे, गलत हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा, 500 लगाए, 5 गलत हो गए। अगली बार लगाओगे तो 5 में से 1 सही होगा। आगे ये भी होगा कि 5 में से 3 भी सही होने लग जाएंगे। जिस दिन 3 सही होने लग गए, समझ लो कि आपके यूपीएससी एग्जाम निकल गए। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अब ये कब आएगा, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी आएगा ना, नहीं तो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये चीज़ याद रख लेना। अगर आप, जैसे वो आपकी बार आया था 1000 मिलियन किसानों वाला, वो क्वेश्चन मैं क्यों कर पाता हूँ, मैं आराम से कर लेता हूँ, मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं जो सिंगल वर्ड वाले आते हैं।
अब नहीं होते मेरे गलत, सोचो क्यों नहीं होते, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की। हो सकता है स्टार्टिंग मेरे सारे के सारे गलत भी होते थे, परंतु अब मेरे सही होने लगे, सारे सही है। आपकी बात देख लो 2024 वाले क्वेश्चन में वो सारे सही है मेरे, जो वो वर्ड वाले आते हैं, ये वर्ड्स का क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं सारे सही हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं अब क्या, जैसे मैं कोई सा मुझे पेपर दे दो, मैं उठा के कुछ तुक्का मारूंगा, जो भी है गैस वगैरह उसको वर्ड को तोड़ूंगा, मैं उसको कैसे भी करूंगा, पर मैं करता हूँ उसको। कोई नहीं गलत होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों की यही है कि गलती उन क्वेश्चनों को तुम अटेम्प्ट करने की सोचते भी नहीं। अब मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरा फ़ायदा है, सीधी सी बात है, तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, तुम लोग वहीं रह जाओगे। तो ये चीज़ समझो, इसीलिए बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सीसेट में अभी इतना ये है कि बस वो गलती मत करना कि क्वेश्चन को लेके मत बैठना, और जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो 2 घंटे में उतना करो। अगर मेरा माना कि 80 भी कर पाते हो तो करो, कोई इशू ना। जैसे मैं पिछले साल दृष्टि में जब टेस्ट दे रहा था, तो मैं कम से कम आराम से 70 के समथिंग क्वेश्चन करता था। मैंने एग्जाम में भी इतने क्वेश्चन किए, और मेरे हर बार दृष्टि में 100 पार आते थे, और इधर भी मेरे 100 पार नंबर आए, तो ये फ़र्क पड़ता। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, ठीक है। और रही बात तो जीएस की, देखो जीएस का अगर तुम्हारे इधर 40-50 नंबर आ रहे हैं, घबराना मत। इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, जो मेरे ट्रिक अगर अच्छे से सीख लेना तो यही आपके एग्जाम में 100+ नंबर होंगे। परंतु ये है कि इंश्योर कर लो कि 40 क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए, मतलब विदाउट ट्रिक। तो वो कैसे होंगे, तो मैंने बता दिया, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई उसको अच्छे से पढ़ लो, जो स्टैंडर्ड बुक है उसके चैप्टर अच्छे से कर लो, ताकि 40 क्वेश्चन पेपर के अपने नॉलेज के लेवल पे कर सके। उसमें से कट पिट के 35 क्वेश्चन सही हो जाए, अपने 70 नंबर। जो बचे जो तुम्हारे 60 क्वेश्चन है ना, 60 क्वेश्चन में मेरी ट्रिक लगाओ, मैं गारंटी बता रहा हूँ 30-30 भी रहा तो कितने तुम्हारे 40 नंबर बढ़ गए, 110 नंबर आ गए ना। अरे इतना मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, अगर तुमने मेरी ट्रिक अच्छे से सीख ली तो वो जो 60 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे ना, 60 में से एक दिन ये भी स्थिति होगी तुम 50 क्वेश्चन भी सही कर लोगे, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। परंतु वो सीखनी पड़ेगी, वो वीडियो बार बार देखो, 4-5 बार देखनी पड़ेगी उस वीडियो को। अब भरोसा करो भाई, वो बहुत बड़ी चीज़ है यार, वो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए वही अप्रोच है। नहीं तो आप मेहनत से, है ना, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, 40 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जा पाओगे आप। तो सोच लो फिर आप कितने नंबर आएंगे। अगर वो वीडियो सीखोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो नंबर है 100 पार जाएंगे, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। तो सोचो हमारे पास तो आप हो ये सब बताने के लिए, जिनके पास तो नहीं होता, मतलब ये बता नहीं होता, तो जिन्हें पीटी फिर तो सर उसकी मेहनत, फिर मेहनत वो फिर ये रहेगा, कभी 2 क्वेश्चनों से हो गया, कभी 1 क्वेश्चन से रह गया, होता है, हो भी जाता है, ऐसा नहीं, कभी बार हो भी जाता है, फिर पकड़ लेता है वो भी। पर ये मोस्टली देख लेना, टॉपर जितने भी बनते हैं सब यही तरीका, ये यूपीएससी निकालने का यही तरीका भाई। युवराज है ना, मेरी चीज़ों को तुक्का मानता है, युवराज है ना तुक्का मानता है, वो देख लेना उसका। अगर मेरे वो वीडियो नहीं देखा ना, वो पढ़ रहा है ठीक है, जितना भी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ उसकी भविष्यवाणी फेल होगा वो, अगर वो मेरी वीडियो नहीं देखेगा, देख लेना। तो पास भी होगा तो एकदम कोई बॉर्डर पे पास हो तो जाए। उसे जाना ही नहीं चाहिए था आपके पास से, मतलब खुद का बड़ा भाई आपको गाइड अरे वो करने के लिए बैठा है भाई। घर की मूली गाजर बराबर होती है, वो कोई बड़ी बात ना है। नहीं, अगर सर सीरियसली अगर मेरे पास ऐसे कोई होता ना बड़ा भाई गाइड करे, मैं तो उसके कमरे में बैठ जाती, भाई तू पढ़ा दे मेरे को, बस तू पढ़ा दे। वो आज तक कभी क्लास ज्वाइन किया है, सोचो नो। मैं दबाव भी नहीं डालता, ये चीज़ें ऐसे सीखी नहीं जाती, जिसकी इच्छा होगी वो सीखेगा। आप बोलो निखिल, क्या पूछ रहे थे? बोल रहे थे जितने टॉपर हैं सब बोलते हैं कि पीवाईक्यू करना, वो पीवाईक्यू बस इतना बोलते हैं, पर ये नहीं बोलते कि ऐसे भी ट्रिक होती है, वो मैं ही बता सकता हूँ। हाँ तरीका यही है, तरीका यही होता है। अरे आप भरोसा नहीं करोगे भाई, मैंने 2019 में 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई की है, तब जाके मेरे 60 नंबर आए ना, तब मैं समझ गया था भाई। और मैं ऐसा नहीं हूँ भाई मैं NIT क्रैक किया हूँ, मैं समझ गया था ये एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकलेगा। फिर मैंने लॉकडाउन में ओनली बैठ के 2011 से लेकर 2019 तक वो पेपरों को एक-एक को देखा, यार इसमें है क्या आखिर में ऐसा साला जो मैं पास नहीं कर पा रहा हूँ। सर आपको कैसे पता चला था NIT एक एग्जाम होता है? क्योंकि मुझे तो 12th के बाद, मतलब कॉलेज में थी ना, तब पता चलता अच्छा IIT भी कुछ होता है। ये पता था, हमारे गांव में थे 1-2 IITian बन चुके थे मेरे से सीनियर, तो इसलिए भी पता था। दूसरा अखबार में पढ़ते रहते थे यार, क्या बात करें, अखबार में तो आते थे IIT टॉपर, रिजल्ट आता था। मेरा तो IAS बनने का सपना भी उधर से आया। मैंने बीटेक करने का सोचा है उधर से। सोचो गौरव अग्रवाल जब बना था, याद है? गौरव अग्रवाल जो बना था, जयपुर का ही तो है वो,
तो जब वो आईआईटी टॉप सॉरी यूपीएससी टॉप किया था, तब जब उसका बैकग्राउंड आया कि तो इंजीनियर, जब वो गौरव अग्रवाल जब आईएएस बना था ना, उस टाइम टॉप 25 में से 23 इंजीनियर थे। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि इंजीनियर बनना है। इंजीनियर इसलिए नहीं बनना है, आईएएस बनने के लिए इंजीनियर बनना है। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि इंजीनियर बन के फिर आईएएस क्रैक करना है, वो इजी होता है। सब पता है, मुझे तो 12th के बाद पता लगा कॉमर्स वालों को सीए करनी पड़ती है। अरे अब ये तो देखो कितनी बड़ी विडंबना, नहीं तो 11वीं के साथ ही सीए की लोग तैयारी करने लग जाते हैं। तो सर वही है ना, लैक ऑफ गाइडेंस, हाँ, घर में कोई फर्क है ही नहीं पड़ता है। बताने वाला, फर्क पड़ता है। और न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है अपन, हाँ, तो और फिर- टीचर्स भी नहीं बताते हैं ज्यादा बहुत। तो वो तो फर्क है। पर ये है कि इन चीज़ों में खुद को भी थोड़ा रहना चाहिए। जैसे मैं बचपन से था, मैं श्योर था कि अपने को क्या करना है। मैं अपना मतलब डेस्टिनेशन डिसाइड, बस यूपीएससी में फंसा पड़ के रह गया नहीं। अभी मैं आगे प्लान कर चुका, मुझे क्या करना है। मेरा बचपन से था, मतलब वो मुझे पता था कि मुझे आईआईटी करना है। घर वालों से मैं लड़ झगड़ के आईआईटी करने गया। पैसे नहीं थे भाई घर में उस टाइम, 1 लाख रुपये उस टाइम फ़ीस देना बहुत बड़ी बात थी भाई, क्योंकि उस टाइम हमारी दुकान भी इतनी अच्छी नहीं चलती थी। पर उस टाइम 1 लाख रुपये जमा करना उधार लेके, फिर बीटेक करना, फिर आईएएस के लिए आना। आईएएस के घर वालों से नहीं पता था कौन दृष्टि कोचिंग, कोचिंग हमारे गांव में कोई नहीं जानता था भाई। और जो हमारे गांव में अभी आईएएस आईपीएस बने, तो वो अपने आप को बताते भी नहीं थे कि हम आईएएस की तैयारी करें। सोचो, मैं तो आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, और इस यूट्यूब के द्वारा कितने लोगों की मदद कर रहा हूँ। कोई नहीं बताता भाई, कोई नहीं बताता। मेरे गाँव में जो आईपीएस बन गया, तब भी वो बंदा बताए नहीं। वो तो फाइनल सिलेक्शन हुआ, उस दिन पता लगा कि ये बंदा आईएएस की तैयारी कर रहा था। गांव के लोग चकरा गए कि आईएएस की तैयारी कर रहा था, ये भी नहीं पता था। सोचो, मदद करने की तो दूर बात है, अलग बात है। सोचो, लोग तो इस आपके दुनिया गांव में कितने लोग हैं? एक आईपीएस एक आईएएस है, प्रॉपर आईएएस बना मेरी था। तरफ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। अरे मैं गोरखपुर के हैं लेकिन हमारे आसपास भी कोई नहीं था। हमारे खानदान, हमारे रिश्तेदार, मेरे भाई से जॉब लगने से पहले हमारे पीढ़ी में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था। सोचो, हमारी पीढ़ी में, मतलब समझो जनरेशन में कोई नहीं था। मेरा बड़ा भाई पहली बार जब गवर्नमेंट जॉब लगा। अब तो बहुत हो गया। अब तो मेरे चाचा की फैमिली में तो ऐसा है कि 2 भाई है, टीचर है, उनकी वाइफ भी टीचर है, उनकी बहन भी टीचर है। तो ऐसे है, अब हो गया है। पहले नहीं था, कोई नहीं था। हमारे खानदानी में नहीं था, मतलब हमारे रिश्तेदारी में, मेरे मामा के घर में, मेरे बुआ के घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। सोचो, दूर दूर तक कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। तो ये भी सोचो, मैं आईएएस का फॉर्म, मैंने पहली पीढ़ी में मैं पहला हूँ जो जिसने आईएएस का फॉर्म अप्लाई किया। सोचो, इतने 70-75 साल आज़ादी के उतने, फिर बोलते हैं कि लोग भाई इनको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। अरे यार, ऐसा नहीं है। आरक्षण का फ़ायदा कहाँ उठाए हैं? जो उठाने वाले उठाए हैं, उनका पीढ़ियाँ तो 3-3 4-4 पीढ़ी आईएएस बन गई है। उनको आरक्षण से डीबार करना चाहिए ना। तो वो भी एक बहुत सोचने योग्य बात है। तो ये चीज़ भी याद रखना। तो ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। देखो, घबराओ मत, अभी भी 4 महीने हैं। पर मैं फिर बता रहा हूँ, डेली क्लास करो तुम लोगों। चाहे मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम लोगों को ना, जैसे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में तुम लोगों को ना नींद आती होगी, पढ़ने का मन नहीं करता होगा बहुत। चाहे निखिल ही बैठ पाता है रेगुलर तो उसमें ऑनलाइन आके। पर मैं फिर बता रहा हूँ, निखिल, इस चीज़ का तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, गारंटी के मैं साथ बता रहा हूँ। जिस दिन तुम एग्ज़ाम देने जाओगे ना, उस दिन मेरे को ज़रूर याद करोगे, अगर तुमने रेगुलर क्लास किया तो। हो सकता है मैं चाहे कुछ भी उसमें, चाहे लाइन टू लाइन पढ़ ही रहा हूँ, पर तुम सुन भी रहे हो ना उस चीज़ को, फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। क्योंकि भाई ये 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है। एटलीस्ट मैं उसमें ये भी बता पा रहा हूँ ना कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, तो वो काम आएगा आपके। क्योंकि मेरा पर्पज़ अभी जो एनसीईआरटी कराने का वो पर्पज़ नहीं है जो लोग करवाते हैं, फिर मैं उस पर्पज़ से करवा ही नहीं रहा हूँ। मेरा पर्पज़ है कि आप लोगों को ये दिखाना कि देखो, पीटी के क्वेश्चन भी यहीं से आ रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन भी यहीं से आ रहे हैं, और मैं इधर प्रूव कर रहा हूँ आप लोगों को। तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ, जैसे एनसीईआरटी मैप होते हैं, ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेना क्वेश्चन 2025 में 11th के आर्ट एंड कल्चर के एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना। 3 क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ आएंगे, 3 क्वेश्चनों की गारंटी ले रहा हूँ अभी। 11th के आर्ट एंड कल्चर का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना, उसका मैप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, 3 क्वेश्चन आएंगे। ओके सर। तो ऐसे कुछ जैसे मैं वो चैप्टर भेजा हूँ आप लोगों को, ठीक है, वहाँ से मैं अभी गारंटी ले रहा हूँ 10 क्वेश्चन आएंगे। ये तो मिनिमम 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैक्सिमम 20 भी आ सकते हैं वहाँ से। 10 वो साइंस वाली, कौन सी एनसीईआरटी सर? 11 साइंस वाली। 11 का जो आर्ट एंड कल्चर है वो जरूर पढ़ना है। दूसरी जो है ये साइंस वाले जितने वो चैप्टर भेजा हूँ साइंस और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए, वहाँ से 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे, अभी मैं बता रहा हूँ।
ओके सर। 6 से लेके 8 की NCERT पढ़ोगे हिस्ट्री का तो 5 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे आपको। सर सॉफ्ट कॉपी में पढ़ी नहीं जाती मेरे से, मतलब मुझे हार्ड कॉपी ही चाहिए। तो ले लेना, तो उसमें क्या NCERT तो रखना ही हैं? चाहिए, NCERT तो सबके पास होना चाहिए। तो खरीद लूँ फिर, है ना? 6, 7, 8 उधर ले लो, 11th आर्ट एंड कल्चर का ले लेना, ठीक है, और विपिन चंद्रा ले लो। नहीं वो तो है मेरे पास, वो 11th की बायोलॉजी की लेनी पड़ेगी, 11th 12th की। 12th का बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th का 1-2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसमें, पर 12th भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th का भी 3-4 चैप्टर में शायद में 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं है उसमें इंपॉर्टेंट, पर 12th की बहुत इंपॉर्टेंट। 12th के मान के चलो 16 चैप्टर है ना, 16 में से 12 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 12 चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके। हर साल क्वेश्चन पूछा है वहाँ से, जो नाइट्रोजन वाला जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था ना उस दिन, वो क्वेश्चन वहीं से पूछा गया, 12th बायोलॉजी से पूछा गया है। तो और ये जो पूछता है कि फ्रॉग माउथ, ये पूछता है क्वेश्चन, वो भी वहाँ पे दिया हुआ है 12th में। कुछ पार्ट उसका पहले भी है, तो मैंने सारे चैप्टर भेजे हैं। तो अगर जब आप उन चैप्टरों को पढ़ोगे ना, तो आखिरी में वो मतलब इंपॉर्टेंट, जैसे मैं भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को, तो आखिरी में ना वो 40 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर के रह जाएंगे, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। अभी तो एक बार मैं पढ़ाऊँगा, तो उसमें छाट छोड़ के पढ़ेंगे ना, तो वो 10 चैप्टर ही रह जाएंगे, पर 10 चैप्टर में 10 क्वेश्चन आएंगे, सोच लो फ़ायदा कितना होने वाला है। तो ये चीज़ याद रखा था। देखो इस एग्ज़ाम का अनुभव है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, फ़ायदा उठाओ। नहीं तो लोग है ना यहाँ पे गधे की तरह आप देखना, अभी उड़ान पढ़ेंगे, फिर PT 365 पढ़ेंगे, और मैं गारंटी से बता रहा हूँ उनसे ज़्यादा नंबर आएंगे तुम लोगों को। पर जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा। उनके वो इतना सारा कुछ पढ़ने के बावजूद भी उनके पेपर क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे, पर मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ, कम पढ़ो ज़्यादा नंबर आएंगे। ये मैं गारंटी के Yes, साथ sir. बता रहा हूँ, ये चीज़ याद देख लेना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से इस एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते हैं। जो उड़ान पढ़ेंगे, PT 365 पढ़ेंगे, कुछ और मटेरियल आ जाएगा मार्केट में, वो भी पढ़ने लग जाएंगे। उड़ान क्या है सर ये? अरे ये वो ओनली आइस वालों ने निकाला है ना, कोई ज़रूरत ना सीधा सब स्ट्रक्चर में कह रहा हूँ, कोई सर पता है मैंने तो है ना टेलीग्राम की नोटिफिकेशन ही बंद कर रखी है, मैं देखती ही नहीं हूँ कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मतलब उसमें क्या बहुत सारा मटेरियल आता है एक साथ। कोई काम का नहीं है। अरे हाँ, इकोनॉमी सर्वे का मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ, जो पढ़ लेना। ओके सर। आज ही आया ना वो, रुको 1 मिनट, मैंने भेजा भी है वो। चलो एक बार हिस्ट्री का मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 6 से 12 इसमें आज ये PDF मैंने भेजा भी है। इकोनॉमी सर्वे कितने पेजों का है सर? 500 पेज का है, पर 500 पेज नहीं है उसमें, पढ़ने लायक ये मान के चलो तुम्हारे 100 पेज है, तो वो मैं बता दूंगा कौन से पढ़ने, पर पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ लेना, वो मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है वो। तो इसकी हार्ड कॉपी कहाँ से मिलेगी? अगर हार्ड चाहिए कॉपी हो मत तो? लो, हार्ड कॉपी मत लो, जरूरी नहीं है। सर ऐसे पढ़ा नहीं जाता, मेन प्रॉब्लम ये है ना। तो फिर तो देखो वो हार्ड कॉपी महंगी पड़ जाएगी ना आपको, ऐसे प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, और तो क्या ही है, लगभग 150 रुपये समथिंग तो लगेंगे आप। सही है, 6th की NCERT है। 6 नहीं, 6 से लेके 12 तक है। रुको मैं अभी जो बता रहा हूँ उसमें बताने का वो पर्पज अलग है। देखो ये NCERT है हिस्ट्री का, देखो अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये जैसे अब जैसे है ना, बस थोड़ा ऑब्जर्व करो, अच्छा ये दिया है इसमें कुछ, ऐसा नहीं कि अब इसको ये अब ये कोई काम का नहीं रहता। अब देखो ये जैसे ये काम का है, ये बार बार पढ़ना, मैं फिर बता क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये कोई काम के नहीं है, ठीक है, ये भी कोई काम का नहीं है। कौन सी NCERT है सर ये? हिस्ट्री की है, 6th क्लास की है, 6 to 6th 12 क्लास की बता रहा हूँ, हिस्ट्री। 6 to 12 में कैसे क्या, आप देखो ना इसमें जो इम्पोर्टेंट है, देखो ये रहा, यहाँ से ये है ना, हिस्ट्री के एक भी मैप मत छोड़ना, एक भी मैप, 5 क्वेश्चन आपको 2025 में मिलेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। ओके। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो 2021 में जो आया था क्वेश्चन ये रहा, तुंगभद्रा नदी वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। दूसरी बात, जो ऐसे बॉक्स में जो लिखा रहेगा ना इन्फॉर्मेशन, ये देखो मेंस का क्वेश्चन है, अभी आएगा आगे इसी में, मेंस का क्वेश्चन 2022 का 23 का, जो इस टाइप से लिखा रहता है वो जरूर पढ़ना अच्छे तरीके से, वहाँ से क्वेश्चन UPSC उठा देती है, ये चीज़ याद रख लेना। जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है ना, इज़ वेरी वेरी। दूसरी बात इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, ठीक है, तो ये अच्छे से करना है, चैप्टर तो पढ़ना ही है, परंतु ये जो चीज़ें तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उनके बारे में ज़रूर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये देखो ये टाइम पीरियड, यहाँ से UPSC हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता ही है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये आ गया दूसरा चैप्टर।
अब ये जो चैप्टर बस ये पढ़ते रहो, हल्का हल्का इनके पता होना चाहिए इमेज। अब ये देखो ये रहा, भीमबेटका भी यूपीएससी ने पूछा, इनके बारे में पूछ चुका है। अभी अपन ये इस तरीके से, अब है ना, ऐसा नहीं कि मैप देख लिया, मैप नहीं देखना है ये। अच्छा पूरा पार्षणिक पूरा स्थल कौन से है, ये रेड वाले हैं, तो इनका ऐसे करके लिख लेना यहीं पे। समझ में आया? ऐसा नहीं कि मैप देख लिए सो गए वो काम नहीं करना है। समझ में आया? यदि नव पाषाणिक पूरा स्थल है तो यहाँ पे लिखो, यहाँ ये इसी पे ऐसे करके एरो करके लिख लो। समझ में आया? अब ये पता, लोकेशन पता होनी चाहिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बुर्जोम जम्मू कश्मीर में है। ये यूपीएससी ने पूछा है, ये सारा क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये। समझ में आया? तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है इमेज के बारे में, वो जरूर पढ़ना है। डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो हिस्ट्री में इस तरीके से आप सर हिस्टोरिकल मैप्स पे है ना, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं एक बार शेयर कर दूंगी अगर चाहिए तो। ये एनसीईआरटी बेस्ड है। हाँ ठीक है, मतलब देखो ये जरूर अच्छे से पढ़ लेना। अब ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप की टेबल दिया है। मतलब मैं पहले बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, जहाँ मैप है इस टाइप के क्वेश्चनों से बनेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, ये सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं हिस्ट्री के। जो नए क्वेश्चन बनते, देखो ये रहा इंपॉर्टेंट। अब की बार जो क्वेश्चन आया था 2024 वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही है वो, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, यहाँ से देखो बाहर नहीं जाते हैं क्वेश्चन में। फिर देखो ये रहा 2021 है, हाँ 21 का क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये इस टाइप का दिया रहता है, वो जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो ये पता होना चाहिए, मतलब आपको हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपकी बात देखो, आपकी बात जो क्वेश्चन आया था, याद आया कुछ क्वेश्चन? मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा एनसीईआरटी से। 50+ क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे आपकी बार। इस टाइप का ना यूपीएससी ने 2020 में इसी स्टोरी से क्वेश्चन पूछा है। ऐसा ही स्टोरी दिया था, वहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। अभी देखना आगे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो ऐसे दिया रहता है। तो ये अच्छे से पढ़ना, इस टाइप के जो दिया रहता है इन्फॉर्मेशन। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023 में पूछा था, अभी आएगा, देखो ये रहा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। वज्जी कहाँ पे था, मगध कहाँ था, वैशाली कहाँ था, कौशल कहाँ था, अवंती उज्जैन कहाँ था, इतना कई बार है इसमें ना। ये भी दिया हुआ है कि कौन सी रिवर के पास हाँ वो हाँ टाउन था हाँ हिस्ट्री में। हाँ, वो तो वही पूछता। देखो गांधार यहाँ पे था, जो गांधारी थी यहीं से तो थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो भाई है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी जो मैं कह रहा हूँ पढ़ लो अच्छे तरीके से। हिस्ट्री का जो मैंने बोला है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। कोई पिए उड़ान इन चक्रों मत पढ़ो, पगला जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर बार बता रहा हूँ। सांची के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोरी है ना, इसका सारा इस टाइप से दिए पूछता है वो। अशोक की आएगी, देखो पाणिनि के बारे में पेश क्वेश्चन पूछा है। जैन धर्म के बारे में हमेशा पूछता है, हमेशा। अभी देखो बौद्ध धर्म के बारे में आएगा, संघ महावीर। देखो यहाँ से देखो डायरेक्ट विनय पटक के बारे में क्वेश्चन पूछा है। और जो अब की बार क्वेश्चन है वो भी इसमें दिया होगा। काल्य चैत्य के बारे में पेश क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बौद्ध और विहार क्या होता है, यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आश्रम व्यवस्था ये पता होनी चाहिए, अन्यत्र उस टाइम क्या चलते थे। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ो तो सही। अब देखो अशोक का सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं। ये देखो पता होना चाहिए कि कौन किसका बेटा। ये लो, यूपीएससी इसी मैप से 4-5 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसी मैप से 4-5 बार क्वेश्चन। मस्की यूपीएससी ने पूछा है, ब्रह्मगिरी कलिंग के बारे में पूछा है, लोरिया, ये सब पता होना चाहिए, लुम्बनी, ये सब पता होने चाहिए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। याद है तो रटे रखो, नजराना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आएगा एक है ना अशोक के बारे में, ये रहा। ये क्वेश्चन लाइन टू लाइन उठा के यूपीएससी ने 2020 में पूछा था।
मैं मानता हूँ धर्म के माध्यम से लोगों दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूँ। मेरे बाद मेरे बेटे पोते भी युद्ध न करें। इसी में 1-2 लाइन दी हुई जहाँ से डायरेक्ट यूपीएससी ने 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। ये है वो, ये रहा, ये लाइन टू लाइन जाके देख लेना, 2020 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइन टू लाइन है, ये सारा दिया है ऐसे कैसे क्वेश्चन में। और ये बोला था ये किसका स्टेटमेंट है। तो ये है एनसीईआरटी खासियत, आप समझो। ठीक है, ये रहा देखो, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ये मैप पूरा नहीं दिया है क्या, आधा ही मैप दिया है क्या? देखो एक तो 2020 में आया था यूराल नदी नहीं सर, वो दूसरे पेज पे है ना, दूसरे में बता दोनों पेज दो, ये भी 2020 में आया था। ये यूराल नदी किस में करती है, वोल्गा नदी किस में करती है, और एक इधर जाम्बिया के बारे में पूछा था, इधर दिया होगा। हाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा देखो, पोर्डुको मजलिस, ये पूछा था, ये पोर्ट है, याद रखना, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो भाई एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस समझो, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो मैं फिर बता हूँ, देखो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो। संगम के पीरियड के बारे में यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती है। देखो विजयनगर साम्राज्य, संगम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिमय के माध्यम, हुंडी वाला कल क्वेश्चन हो तो उधर भी मिल गया था अपने को। फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो आराम से। देखो ये रहा अर्काइमेडो, ये 2015-16 में यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा था, डायरेक्ट जाके देख लेना। अर्काइमेडो एक पता ना, 2015 या 16 में डायरेक्ट पूछा, डायरेक्ट अर्काइमेडो क्या है, जाके देख लेना। 2015, 16, 17 में उसी में आया हुआ है। तो भाई एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता, आप लोग समझो ये चीज़ को। ज्योग्राफी के मैप और हिस्ट्री के मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का प्रसार, जो अब की बार जो क्वेश्चन आया वो यहाँ से मिल जाएगा आपको। पर याद रखना ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना, ये मतलब ये एनसीईआरटी पढ़ना, ये जो नई एनसीईआरटी अभी देखोगे ना उसमें बहुत सारे चैप्टर हटा दिए, ये भी पिछले क्वेश्चन पूछा है। नालंदा इम्पोर्टेंट है। भक्ति सुरात, ये वरा के बारे में पूछा हुआ है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। नए साम्राज्य, ये देखो अब ये ना, ये चैप्टर गायब कर दिए गए, अगर आप नहीं देखोगे ना उसमें हटा ही दिए गए। ये रहा इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। देखो ये इसके बारे में पूछा, देखो अर्काइमेडो, ये रहा यूपीएससी ने जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। पुआर के बारे में 2023 में पूछा, ये रहा। देखो ये बहुत सालों की मेहनत है, ऐसे तुम लोगों को ना। फिर बताओ भाई, दूसरी बात है ट्रस्ट करना, नहीं करोगे तो फंसोगे। यूपीएससी ने इस टाइप क्वेश्चन में पूछा है। ये देखो अभिज्ञान संकुलितम, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। बाणभट्ट, इनके बारे में यूपीएससी 2023 सर आपने पीवाई को इतनी कितनी बार पढ़े, क्या कुछ सब कुछ याद है कि ये पीवाई क्यों है? अरे वह, अगर ये मान के चलो, अगर आपने यूपीएससी तैयारी शुरू की और अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर भूल जाओ, आप तैयारी कर ही नहीं रहे। पर सर हमारे तो मतलब पेपर साथ में रखना पड़ता है ना, आपको मतलब है कि नहीं तो मुझे पता है कि पीवाई क्यों है। हाँ तो यही तो होना भी चाहिए पता, पीटीओ मेंस हो, ये पता होना ही चाहिए, तभी तैयारी चल रही है आपकी। ये भीतर गांव के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, यही पहला था जो ईंट से बना था मंदिर। अजंता के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो यूपीएससी ने। ये देखो मणि मेखले काली मेघदूत, इसलिए यूपीएससी ने ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछा है, वो ऑलरेडी बार बार पूछा हुआ है इसीलिए पूछा है। तो 23 के क्वेश्चन देखना है, मिल जाएगा आपको। शून्य के आविष्कार पे डिबेट है, इसलिए यूपीएससी थोड़ा पूछता नहीं इसको क्वेश्चन को। अब जो ये इंपॉर्टेंट है,
जो टाइम पीरियड वाला पूछा ना यूपीएससी ने पूछा है, अगर थोड़ा बहुत ये भी याद रहेगा ना कर लोगे आप लोग, गारंटी बता रहा हूँ। जो 2022 में भी आया था, 20 में भी आया था, ये तो नया इंडिया का मैप है। तो देखो एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है, मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन जो दिया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। अब देखो ये सब कोई काम का नहीं है। अभी मिडिवल काल का है, इतिहासकार क्या है, अभी इनके द्वारा ना थोड़ा ये थोड़ा है इम्पोर्टेंट, परंतु थोड़ा कम हो जाता है। देखो रैट प्रणाली ये डायरेक्ट यूपीएससी 2015-16 में जाके देखना, डायरेक्ट पूछा था ना। और सबसे बड़ी बात एक जो मैंने नोटिस किया, देखो ना मैंने उधर साइंस की भी एनसीईआरटी पढ़ लिया हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो उधर जो दिया है ये रैट प्रणाली उधर भी दी है, इधर भी दी है। और ये मैंने जगह जगह 2-3 जगह जो यूपीएससी दिया हुआ होता है वो यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछती है। जैसे ना हुंडी के बारे में है ना, मैंने इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी पढ़ी थी, वहाँ पे भी दिया था। इकोनॉमी में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी है, और कल मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था वहाँ पे भी, तो ये क्वेश्चन पूछा ही, रैट प्रणाली पूछी। आर्किड वाला यूपीएससी ने 3, वो भी ज्योग्राफी में भी दिया है, 2-3 जगह दिया हुआ वो भी। तो यूपीएससी ने इसलिए भी पूछा, जो बार बार जहाँ दिया रहता है ना उसके बारे में जरूर पूछती है। अब देखिए रैट के बारे में मैंने बताया था, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी इसके बारे में। अब ये ना देखो द्वार समंदर, ये जाके देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। पता होना चाहिए, पता रखोगे तभी बना पाओगे क्वेश्चन। एनसीईआरटी तो आपका फिंगर पॉइंट पे होनी चाहिए, मैं फिर बार बता रहा हूँ, तब जाके फ़ायदा है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। देखो पहले भी लोग क्यों निकाल पाते थे एनसीईआरटी पढ़ के, आज भी वही तरीका है। देखो ये रहा इंपॉर्टेंट, ये पता होने चाहिए। गुर्जर प्रतिहार कहाँ थे, देखो इनके बीच में युद्ध हुआ था, राष्ट्रकूट प्रतिहार थे, और एक और था चालुक्य थे, जिनको वो भी बोला जाता है। हाँ ये पालाज 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 है, ये पालाज। ये रहा, इनके मध्य युद्ध होता है, अरे ये सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। सबसे बड़ा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। देखो ये रहा वेट्टी, इस टाइप की यूपीएससी जो टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछती है वो यहीं से मिलेंगे आपको। नागभट्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नागभट्ट के बारे में, Yes, sir. तो इसलिए बताओ देखो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ लो। ये सही, इसमें चोलास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चोलास आ गए। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा तुम्हें पता है। अब वही बात है, तुम लोग याद नहीं रहेंगे तो पता नहीं लगेगा कि अरे चोलास टैंक वगैरह बनवाते थे इरिगेशन, और इनका ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूमि के प्रकार। ये देखो और एक और यूपीएससी ने पूछा है, ये वाला जाके देख लो। हाँ, और ना इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सबसे अच्छा था चोलास का, ये वाली जो चीज है ना ये। तो पढ़ोगे तब पता लगेगा ना, पढ़ोगे नहीं तो फिर। अब दूसरा मैं फिर बता, पीवाईक्यू तो याद होने चाहिए भाई, पीवाईक्यू अगर याद नहीं है तो फिर तो भूल जाओ। देखो ना अकबर का एक क्वेश्चन आया था, अभी मैं देखो बताता हूँ इसमें ना, जब ये 2022 का क्वेश्चन है वो, सब लोग पागल हो गए थे भाई ये क्वेश्चन पूछ कहाँ से लिया, और मेरा वो क्वेश्चन सही हुआ था अभी देखना आएगा इसमें, इसी में है वो, इसी एनसीईआरटी में 7वीं क्लास के में। अब सोचो डायरेक्ट दिया हुआ है इस एनसीईआरटी में, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बावजूद भी अपन फिर बोलते हैं यूपीएससी बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात देखो, अगर मेरी ट्रिक अगर तुम लोग सीख लिए और एनसीईआरटी पढ़ लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम लोगों का एग्जाम निकल जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, और कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, कोई ज़रूरत नहीं, कोई किसी कोचिंग का मटेरियल कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, पर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, ये अच्छे से कर लेना। इसमें जो किया गया वो डिफरेंस अच्छे से किया गया, अभी आएगा देखना इसमें। वो क्वेश्चन मतलब सोचो कि लोग पगला गए थे, वो टफ क्वेश्चन था, पर मैंने तो कॉमन सेंस से किया था, क्योंकि भाई लिबरल था अकबर, तो स्वाभाविक सी बात वो करा सकता है। अब देखो इसी में आएगा अकबर के बारे में क्वेश्चन, इसी चैप्टर में मिलेगा आपको। ये देखो जहांगीर के बारे में 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर वाला, वहाँ से मिल जाएगा आपको। अब देखना ना अकबर के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा पता होना चाहिए। पूछा था मनसबदार के बारे में, 2019 का पेपर जाके देखो, दिया है उसमें, टोडरमल, ये सब पता रखना।
और तो अभी कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है, नहीं तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते। देखो ये रहा सुबह 2021 का क्वेश्चन, सुबह प्रांत उसके बारे में पूछा था, किसका कौन सा लेवल होता है, उसमें ऑर्डर जमाने वाला क्वेश्चन पूछा था, याद आया कुछ? अब तुम लोगों को पीवाई को याद होंगे, नहीं तो क्या ही पता हो। 2021 का क्वेश्चन है वो। इबादत खाना, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट, जाके देखो 2017 का, आई थिंक 2017 से पहले पूछा है। सुलह कुल की नीति क्या थी, ये भी याद रखना। अभी आएगा एक और अकबर के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन 2021 नहीं 2022 का क्वेश्चन है वो, अगले चैप्टर में होगा। जो अब की बार आया है ना भू राजस्व वाला, मैं बता दूंगा, इसी से है वो, मतलब एनसीईआरटी से ही है आपको। ये है ना 11th क्लास के आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो वहाँ पे भी दिया है इसके बारे में। चार भाग पद्धति भी पेशेंट पीटी में क्वेश्चन पूछा। मिडिवल काल में पढ़ते वक्त अपनी आइडियोलॉजी को छुपा के रखना, जो समझाया गया उसी का अकॉर्डिंग पढ़ना। अपनी आइडियोलॉजी मत देना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपका बंजारे वाला क्वेश्चन आपको, जो यूपीएससी 2015। हाँ, वो अलाउद्दीन खिलजी बंजाराज को वो करता था मार्केट में। तो हाँ। यूपीएससी ने वो पूछा था किसके लिए, तो व्यापार के लिए होते थे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। देखो ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा होगा यहाँ से। मैप तो बहुत ज़रूरी है, मैप तो सारे आपको रखने हैं अच्छे तरीके से। देखो ये रहा भीलसा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2020 का क्वेश्चन, जाके देखो। अब फिर बता रहा हूँ समझो, अब तुम लोग इससे ज़्यादा क्या प्रूव करूँ। एक एक लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की भाई, एनसीईआरटी की एक एक लाइन टू लाइन यूपीएससी के लिए। भीलसा जाके देखो, किसी को हुआ नहीं था वो क्वेश्चन, तो टफ क्वेश्चन है वो, सब एनसीईआरटी से है। भीलसा पूछा था उसमें, पर उसमें मैंने कॉमन सेंस वाली टेक्निक भी बताई है, उससे भी कर सकते हो। पर जब ऑलरेडी देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है तो फिर किससे ज़्यादा क्या है। अब की बार क्वेश्चन याद आया, उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ यूरोपीय व्यंजन महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। भारतीय सूती कपड़ा, इसी मतलब ये है कि कौन कहाँ से आया था। अगर आप पढ़ोगे ना तो जैसे मिर्ची विर्ची बाहर से आया हुआ है, तुम्हें पता है, जो हरी मिर्च खाते वो भारत में नहीं होती थी। तो इसमें है ना वो क्वेश्चन मिलेगा आपकी बार जो आया था कि भारत का कौन सा नेटिव है। रेड चंदन वाला तो उसे भी पता होना चाहिए आपको, पुष्पा मूवी देखोगे तो। जब आप आईएएस बनोगे तो यहाँ जरूर लेके जाएंगे आपको, मतलब भारत भ्रमण में लेके जाया जाता है यहाँ पे। ये लो, ये देखो हुंडी। अब सोचो इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। कल भी मैंने ज्योग्राफी में बताया रहा, ये देखो, अब मैं बोला था तुम्हें, डायरेक्ट यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। सही, हुंडी में आता है। मेरे को क्यों पता था, वो मैंने एक मूवी देखी थी उसमें हुंडी यूज हुई थी, इसलिए मुझे पता था हुंडी होती है। मैंने इसलिए सही किया था कि सर हमारे मजाक मजाक में पढ़ा रहे थे, मतलब इकोनॉमी जब पढ़ा रहे तब मुझे इसीलिए पता था, तो मैं इसलिए कर पाया। मैंने तो नानी बाई को मायरो देखी थी, उसमें वो हुंडी लिखते हैं नरसी जी। हाँ वो मैंने भी देखी है। इसमें अरे राजस्थान के है ना, गुजरात का जो है नरसी भाई, उसके जो गीत भी, जो वैष्णो तो भजन उसी का ही तो है। ये देखो क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन, वास्को डी गामा के बारे में, 2021 या 22 का क्वेश्चन है, जाके देखो। उसमें एक स्टेटमेंट था, मतलब इसके बारे में पूछा गया था, एक स्टेटमेंट था ये। ट्राइबल्स वाले क्वेश्चन भी मिलेगा आपको इसमें, जनजातीय समाज, इसमें क्वेश्चन बनाया गया। अभी मैं बताता हूँ आपको।
ये पता रखना। मुंडा के बारे में क्वेश्चन पूछा है और एक और है, ट्राइब्स के बारे में। हाँ पूछा है क्वेश्चन। बंजारे, देखो ये रहा क्वेश्चन, लो। अरे बता रहा हूँ भाई, आप जाके देखो, ये क्वेश्चन कहीं से नहीं, एनसीईआरटी से है, पर वो ये पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अपन वही है, देखो पेपर याद नहीं रहेंगे तो थोड़ा फिर आपको लगेगा रे कहाँ पे है इंपॉर्टेंट। स्थानांतरण कृषि डायरेक्ट यूपीएससी पूछा 2015-16 का पेपर, जाके देखो। अरे ज्योग्राफी में भी दिया है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जो 2-3 जगह जो चीज़ें दे रहे थे ना, वो यूपीएससी जरूर पूछता है कि भाई बच्चा कहीं तो पढ़ा होगा, तो यूपीएससी हेल्प करती है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी कभी कोचिंग वालों की तरह पेपर नहीं बनाती है वो। ये देखो अलवार संतों का 2019 से क्वेश्चन देखना, डायरेक्ट पूछा। हाँ जी सर। मेरा सर ये वाला इम्पोर्टेंट है, पर्पल मैथ है ना, ये वो इसमें सब कुछ है अलवर नयनर का। इसमें संतों के नाम भी हैं। और यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, देखो यहाँ से अभी एक और 2 क्वेश्चन देखो। रामलाचार्य के 2022 का क्वेश्चन जाके देखो, ये लो डायरेक्ट 2022 के क्वेश्चन। अगर यही पता होता ओनली कर लेते आप लोग, और मेरा सही हुआ था वो। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा, पंढरपुर के बारे में क्वेश्चन पूछा था 2019 का क्वेश्चन, जाके देखना। तो एनसीईआरटी पढ़ो, अरे ऐसा मत पढ़ो, मज़ा भी आता है भाई, पढ़ो तो सीरीज जाके एक बार, थोड़ा समझोगे अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा है दिया है। अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा जानने का इच्छुक रहा करो। ये देखो मेंस का क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में यूपीएससी 2019 में मेंस का क्वेश्चन पूछा था, जाके देख लो। देखो अभी सूरदास की रचिता है, ये सब ये पता ही होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मैप। लगभग इस मैप से है ना 4 क्वेश्चन बन चुके, इस मैप से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, मतलब इम्पोर्टेंट है ये मैप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कबीर के बारे में यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। बीजक के बारे में पूछा था यूपीएससी ने, जाके देखो, पूछा है 2019 में। गुरु नानक के बारे में पूछा था कि किसके टाइम पीरियड में थे ये क्वेश्चन बना हुआ, पता होना चाहिए। ये देखो धीरे धीरे इंडिया जो बनने लगा अंग्रेजों के टाइम पीरियड में। ये देखो ये यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ऐसे यूपीएससी नहीं पूछती भाई, उनको जवाब दे ही रहती है, ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाती है। अपन वही अपने को जब एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो ऐसा लगता है कि कहाँ से उठा लिया। अपने ऐसा लगता है तीसरी दुनिया से क्वेश्चन ले आए ये लोग, और पूछता वहीं से है वो। यहाँ पे ना बहुत अच्छी फिलोसफी सीखने को मिलेगी, ये पढ़ना चैप्टर अच्छे से, कि कैसे धर्म है ना जो कल्चर को फॉर्म करता है, और फॉर्म करने से उसे क्या वो बनता है। अरे ना सोशियोलॉजी में क्वेश्चन आया था आपकी बार मेरे, धर्म का क्या रोल होता है सोशियोलॉजी को रूप देने में, मतलब कल्चर को कैसे रिफॉर्म करता है। देखो अलग अलग धर्म में अलग अलग कल्चर होता है, और उसके कारण जो है कल इंडिया की कल्चर डाइवर्सिटी ज़्यादा रहती है। GS1 में पूछा है ना, GS1 में पूछा है ना सर उसने कि धर्म और ऐसे करके पूछा, समाज को लेकर के हाँ वो क्या योग प्रभाव रहता है।
अब मेंस 23 का क्वेश्चन है। मेंस में भी मतलब मेरे सोशोलॉजी ऑप्शनल में बना था अब की बार ये क्वेश्चन। यहाँ से आपको ना 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से। जागीर क्या होती है, ये जो क्वेश्चन पूछा है। मराठा का शासन पद्धति पे क्या होता है, पेशवा जो है, स्वदेशमुखी चोर तो स्वदेशमुखी के बारे में पूछा है ये क्वेश्चन। हाँ सर, ये टैक्स होते थे। अभी देखो 8वीं क्लास के ना। अब आपकी बार वाला क्वेश्चन बताता हूँ, देखो इसमें अब क्या मिलेगा। सर आप 12वीं तक बताओगे क्या? बता देता हूँ, 8 तक तो देख लो कि तो मैंने तो लोग यार बताने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, पर ठीक है। मैं आपकी बार वाला क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जमींदार वाला जो क्वेश्चन आया था, जमींदारी वाला। प्लासी युद्ध के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में, पहले 2010 से पहला पूछा गया है। यहाँ पे आएगा वो जमींदारी वाला। मीर जाफर बना, हाँ। अब इसके बाद नवाब बने कंपनी। सर नेक्स्ट चैप्टर में है, नेक्स्ट चैप्टर में होगा आई थिंक। सहायक संधि की देखो, सहायक संधि की क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में पूछा था। तो क्वेश्चन नहीं जाते बार। और एक और क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, जो मेंस में भी पूछा है। रुको अभी देखना, ये रहो, देखो ये पढ़ना। यहाँ से पढ़ो। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में, जहाँ से कंपनी काली मिर्च इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, देखो इसका मतलब भारत में थी। और आपके पास क्वेश्चन आया भी, ठीक है। काली मिर्च इलायची का निर्यात रोक दिया, इसका मतलब ये भारत में होती थी। और वही था, उसका आंसर वही था। ये श्रीरंगपट्टनम सिंधी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा खासा दिया है इसमें, कनेक्शन आपको मिल जाएगा। विलय की नीति क्या थी, ये देखो, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2010 से पहले। सब दिया है भाई, आप पढ़ोगे तो सब मिलेगा आपको, है ना। वो थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये आ गया ना, अब यहाँ से आएगा निजामत और ये। हाँ। टैग लिफ्टिंग एक्ट के बारे में क्वेश्चन बना था, सोच नाइलेशन का। सर आपने वो फौज वाला बोला था ना अभी थोड़े दिन पहले, ये देखो ये रहा सवार वाला। ये रहा। एक और आएगा, देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन अभी है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछ सकता है। अब देखिए कंपनी की आमदनी 2024 वाला क्वेश्चन मिलेगा यहीं से। खेती में सुधार, ये देखो ये रहा। हाँ यहाँ से स्टार्ट है सारा, जमींदारी जागीरदारी। हाँ यहाँ से, ये 2017 का क्वेश्चन। मुंडो सिस्टम है वो। एक नई व्यवस्था, देखो ये सारी है। और सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं, कौन सी, स्पेक्ट्रम में ना 1000 पर पेज है और उसमें ये चैप्टर नहीं दिया है, सोचो। ये देखो मालवाड़ी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, रेत वाले से पूछा है। और आपके 2024 में जो है, कर लो ये चैप्टर, पढ़ लो, बना लो, गारंटी बता रहा हूँ, ये चैप्टर पढ़ लो, दिया है इसमें।
अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन बना था, 2018 का क्वेश्चन भी है और एक और 2021 में क्वेश्चन आया था। भाई नील का प्रोडक्शन की डिमांड क्यों कम हो गई? क्योंकि उसका हाँ, आर्टिफिशियल क्योंकि बाहर मिलने लग गई थी वो। ये रहा 2021 से क्वेश्चन है। ऐसे ही नहीं दिया, मैं फिर 12 बताओ, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लांटेशन क्रॉप वाला है। सारे क्वेश्चन दिए हैं। नील विद्रोह के बारे में पूछा 2018 क्वेश्चन, जाके देखो। हाँ, बिरसा मुंडा वाला चैप्टर आएगा, उसमें से भी पूछा है। अब इसके जस्ट देखो बाद बिरसा मुंडा आएगा। वाला क्वेश्चन जो 2022 में पूछा। हाँ, उस पे तो पूरा चैप्टर है, देखो ये बिरसा मुंडा वाला। उलगुलान पूछा था इससे। झूम के पूछा है था। ये लो महुआ 2023 का क्वेश्चन याद आया? अब देखो मैं फिर बता दो, पढ़ना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं, वो पूछता इधर से ही है। अरे हाँ देखो, पश्मीना शॉल के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे है। जम्मू कश्मीर जो बकरी से बनता है। अरे एक 2011-12 का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें था ना कि भाई आदिवासी को वहाँ से क्यों ज़मीन से वो कर दिया था, वो वाला क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से, इस चैप्टर को पढ़ोगे तो। देखो बिरसा मुंडा के बारे में सही बहुत अच्छा चैप्टर है। बात है ना, क्वेश्चन बन रहे हैं, बात तो ये है ना कि भाई क्वेश्चन डायरेक्ट बने भी है यहाँ से। राजस्थान क्रांति मेंस में क्वेश्चन आया हुआ। जो RRR मूवी बनी है ना, वो ये रहा। सीताराम ट्रिपल आर किसी की है क्या? हाँ, वो रियल स्टोरी, बायोग्राफी है। हाँ वो रियल स्टोरी है, अच्छा। वो ऐसे नहीं बनी है। पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से वो पूछता ही है। ये अर्बनाइजेशन का हो गया, इसके बारे में पूछा है क्वेश्चन 2017 से पहले पूछा, देखना। खानका के बारे में पूछा। तो समझ रहे, जो डब्बों में इंफॉर्मेशन दिया है, जो मैप दिया है, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा ही है। याद आया ये क्वेश्चन? डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन, याद करो कि जब भाई 1905 का जब वो बंगाल भंग वो कब खत्म हुआ? हाँ 1911 में वो शिफ्ट कर दी थी कैपिटल। ये रहा। हाँ, जॉर्ज जब आया था, वो जॉर्ज कुछ करके। और उसी टाइम तो बना था ये सब, इंडिया गेट ये सब उसी टाइम बने। हाँ, और उस वक्त भुखमरी चल रही थी इंडिया में, मतलब बहुत ज्यादा फमाइन था। तो ये देखो 8th क्लास तक इम्पोर्टेंट है। 9-10 का ना कुछ एक आध चैप्टर है, मतलब जो पढ़ सकते हो। ऐसे मैंने लास्ट में पढ़ाया था, पर इतना कोई काम का है नहीं। अब जिसमें मैं बता देता हूँ कौन सा पढ़ना, अगर पढ़ना है तो एक आध चैप्टर पढ़ सकते हो। देखिए ये कोई नहीं है, सब वर्ल्ड हिस्ट्री का है, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन बने हैं, चाहो तो पढ़ सकते, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ये भी देखो, ये कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। पहनावे का सामाजिक विकास, उसका कोई मतलब है नहीं। इसलिए ये 9-10 जो है, उसका 9-10 में शॉर्ट नोट भेजा हूँ, आप लोगों को पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। परंतु हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर जैसे मान लो कोई नया बच्चा अगर तैयारी करा 2026 की, उसको पढ़ना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहाँ से मिलेंगे।
पर वही है कि अगर जो अभी जो देखो पीटी के लिए तो मेरा मानना है कि नहीं ध्यान देना चाहिए, परंतु अगर पीटी का नहीं पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ना चाहिए। ये डायरेक्ट जो है मेंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से सारे, जो अब की बार आया है वो भी मिल जाएगा। पर वो ये टाइप होता तब पढ़ते नहीं अपन। पर अच्छा है, इसमें अच्छा खासा दिया है हिटलर के बारे में, कैसे हुआ, वर्ल्ड वार की सिचुएशन कैसे बनती है, क्या कारण थे। सर इसमें वो ये जूतों वाली फोटोज भी दी है, मतलब बहुत सारे शूज रखे हुए होंगे। ये वो टैंकर है, गैस टैंकर्स, हाँ, जिनमें लोगों सोचे जला दिया गया था हिटलर के द्वारा। कितना बुरा हाल किया होगा सोचो उसने। और सोचो एक चीज़ के लिए बोल लिया है। तो भाई इतिहास में ऐसे भी जो है शासक रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, मतलब सोच भी नहीं सकते इतने लोगों की जान ले ली उन्होंने फ्री फोकट में। ये मैंने पढ़ाया था, चैप्टर कोई काम का नहीं है, एक आध क्वेश्चन बने हैं तो वो ऐसे बन जाएंगे, वो बने हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने हैं, ये चीज़ याद रखना। बने तो है परंतु वही है कि आप लोग ऐसे भी कर लोगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना ठीक है, थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्टिंग हो तो मतलब पढ़ने का थोड़ा बहुत एक रीडिंग मार सकते हो बस, ऐसा काम का है नहीं ज़्यादा। पूछा है एक आध दो क्वेश्चन, जैसे ये रहा देखो मैं बता रहा था ना, गुजर बकरवाल, ये एक क्वेश्चन बना था ये, तो ये जनजातियों के बारे में, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन। और एक बार अफ्रीका की ट्राइब भी पूछ लिया था, तो वो भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको यहाँ से। इम्पोर्टेंस थोड़ा कम है, ऐसा नहीं है, पूछे तो है क्वेश्चन पीटी में यहाँ से, थोड़ा कम है इम्पोर्टेंस। किसान और जमींदार, देखो यहाँ से भी वो क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो नील का भाई क्यों उत्पादन होता है, इसमें पूरा रीजन दिया है, प्रॉपर अच्छे तरीके से दिया है क्यों यहाँ से हुआ। थोड़ा अपन ये वर्ल्ड को लेके ज़्यादा है, वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से, उसके लिए है। अभी क्रिकेट का वो कोई काम का ही नहीं है, क्रिकेट का। अभी देख है इसमें क्रिकेट का, देखो ये रहा पूरा चैप्टर है क्रिकेट के बारे में, कैसे डेवलप हुआ क्रिकेट। सर लगान भी वही है क्या? हाँ, तो इसके ऊपर बनी है क्या? तो लगान वो इसीलिए तो इसी पे तो बनी है, और क्या कहानी हो सकता है उसका थोड़ा वैसा हो, पर तो रियलिटी थी कि लोग उस टाइम ऐसा कहीं हुआ होगा तभी तो बनी हो। ये कौन सा जोड़ दिया भाई इसमें, इन्होंने इंग्लिश वाली जोड़ दिया। अभी तो इसके एक आध दो चैप्टर है जो पढ़ सकते हो, इसमें भी है एक आध दो चैप्टर, नहीं भी पढ़ो तो काम चल जाएगा, क्योंकि उधर ओल्ड एनसीईआरटी में अच्छा खासा पढ़ोगे आप। अब ये देखो, ये दोनों चैप्टर कोई काम के नहीं, पर ये काम का है। इसमें गांधी के जितने भी आंदोलन है उसके बारे में पढ़ोगे आप, ये सब पढ़ना चाहिए वैसे तो। हाँ, इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया वाला सारा है, वो स्पेक्ट्रम में जो पढ़ते हैं ना अपन, वो सारा है इसमें। अभी देखो, अभी देखते हैं इसमें, ये तो सब उसका वर्ल्ड हिस्ट्री का है। मतलब क्या फर्क पड़ा था याद करो, पर है ना मेंस के क्वेश्चन तुम देखोगे ना तो ये एनसीईआरटी से है। एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राष्ट्रवाद पर जो भी है यहाँ पे आंदोलन, उसका वैश्विक आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा, तो वो यहाँ पे है वो। तो उस टाइप की क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको इस टाइप को पढ़ना पड़ेगा। चीन में हो रहे थे तो उसके कारण भारत में भी उस टाइप का मनोभाव हुआ, तो ये चीज़ याद रखना, तब जाके यहाँ पे इंडिया में बनता है कि हाँ लोगों में वो रिनाइंस की भावना आई कि अपन को भी कुछ अलग करना है, जागरूकता फैली। 1905 के युद्ध में ऐसा होता है कि जापान ने पहली बार हराता है, रशिया को शायद हराता वो। उसके बाद ये यूरोप की जो है कि भाई यूरोप कभी हारता नहीं, उसके बारे में पहले वो हुआ, इसलिए भारतीयों को भी लगा। अभी देखो ये है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, इसमें दिया है सारा। हाँ सर, इसमें ना 1911 से लेके 1947 तक कंप्लीट है, क्योंकि 8th में अपन ने 1911 खत्म किया ना, तो ये वहाँ से शुरू हो गया। सत्याग्रह पे गांधी का विचार क्या है, रोलेट एक्ट, ये देखो ये डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब मैं बता, इसलिए बता, देखो उसको चैप्टर पढ़ने भी चाहिए, वैसा भी नहीं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, असहयोग आंदोलन, ये क्वेश्चन पूछा है। अभी देखना 2021 का क्वेश्चन आएगा, मैं उस दिन काजल को क्वेश्चन पूछा था ना, वो क्वेश्चन भी है इसमें।
चलो मैं बता, शिवानी 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? क्या क्या सर? 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? 8 अगस्त 1942 1942। चोरा चोरी कांड यूपीएससी ने पूछा था। बताओ क्या हुआ नहीं था? पता सर, 8 अगस्त को तो मेरे को याद नहीं है। उठा के फेंक दो। निखिल तुम्हें पता है? नमक, इसके बारे में पेशेंट क्वेश्चन पूछा। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? डांडी मार्च, देखो इसके बारे में पेशेंट क्वेश्चन पूछा है। ये चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये पढ़ लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। निखिल बताओ 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? ये दलित वर्ग एसोसिएशन पेशेंट 2019 में क्वेश्चन पूछा था दलित के बारे में, उसके मतलब कौन कौन से चोरा चोरी कांड हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तुम लोगों को ना क्या ही करो तुम लोगों का, तुम लोगों को 8 अगस्त 1942 के बारे में नहीं पता। 2021 क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। आप कहाँ से आ गए क्विट इंडिया मूवमेंट? पहले क्यों नहीं आ रहा था? सर मैंने मेरे पीटी के नोट्स खोले एकदम से, तब दिखा कि मैंने गोला किया हुआ उस पे। अब सोचो 2021 के क्वेश्चन है, जब तुम लोग गलत करे तो सोचो, यही होता है, बहुत लोग गलत करके आए थे उस क्वेश्चन को। ग्वालियर टैंक में बैठक हुई थी भाई, उसी दिन प्रस्ताव पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। वो चैप्टर पढ़ लेना, ये तो कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं, ये तो युद्ध टाइम के पीरियड में क्या हो रहा था, औद्योगिकरण का युग, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। पर हाँ, मेंस के लिए पढ़ना चाहिए, मेरा मानना अच्छे चैप्टर है, और थोड़ा समझ है ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है अगर पढ़ते हो तो। टाटा कैसे डेवलप हुआ, देखो सबके बारे में दिया है इसमें, कौन कौन उद्योगपति थे उस टाइम पर, क्या कर रहे थे वो, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, देखो ये भी उद्योग कहाँ कहाँ फैल रहा है। तो ज्योग्राफी से अच्छा खासा लिंक कर पाओगे आप लोग अगर पढ़ोगे तो अच्छे से। ये पढ़ाया था मैंने उस टाइम, पिछले साल पढ़ाया था ये सब, पर वो काम का चैप्टर तो एक आध ही है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस थोड़ा दिया नहीं जाता कि पढ़ना चाहिए, पर हाँ कुछ छाट के पढ़ सकते हो, पर ये काम का नहीं है, ये ऐसे थोड़ा नॉलेज के लिए आप गेन करने के लिए कर सकते हो, ऐसा कोई काम का। मुद्रण संस्कृति भी मैंने पढ़ाया था, कोई काम का नहीं, कैसे बनी, अरे ना 11th की जो है वो पूरा ऐसे ही दिए है, ठीक है, देख लेना। 12th में है ना, 12th का भी जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसमें कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ठीक है पढ़ लेना, पर मैप ऐप जो है वो चीज़ें मत छोड़ना। परंतु एक चीज़ याद रखना, विपिन चंद्र पढ़नी पड़ेगी, अच्छा है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको टेंशन नहीं रहेगी। एंशियंट हिस्ट्री जो है और मिडिवल हिस्ट्री से कुछ चैप्टर ही पढ़ना, हो सारी बात पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि अपना सही बात बताओ, अगर मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है तो फिर भी विपिन चंद्र नहीं, फिर मत पढ़ो, फिर आप वही पढ़ो, क्योंकि उसकी आदत लग गई ना मेरे को, तो मैं वो चीज वही पढ़ो। तो मैं तो उनके लिए बोला जिन्होंने नहीं पढ़ा तो मत पढ़ो भाई, विपिन चंद्र 900 पेज है, जिसने पढ़ रखी है तो फिर तो भाई रहने दो, क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत ना, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हिस्ट्री का काम लगभग मैंने बता दिया है, इसका हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये इकोनॉमी सर्वे का देख लो थोड़ा बहुत, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इसमें कुछ चैप्टर है जो जहाँ से डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चन बनेंगे, मेंस और पीटी दोनों के, देखना चाहिए, देखो थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए इकोनॉमी सर्वे का, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो बन जाते हैं, परंतु फिर भी देख लो भाई, टाइम है अभी। सर गवर्नमेंट फ्री में नहीं बांटती क्या ये इकोनॉमिक सर्वे? पीडीएफ दे तो दी, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं कॉपी, मतलब हार्ड कॉपी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। नो, देखो सुनो, अब तो पहले नेता लोगों को मिलती थी, अब तो नेता लोगों को भी नहीं मिलता, अब आजकल डिजिटल हो गया ना। देखो ना, ये क्वेश्चन है ना थोड़ा ऐसे, ये जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है, ये ऐसे यूपीएससी को क्वेश्चन पूछेगी नहीं, परंतु थोड़ा बहुत मतलब ऐसे पढ़ सकते हो, अभी इंडिया इकोनॉमी कैसी चल रही है, क्या है, कौन से मेजर अपनाए जाते हैं, क्या है ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, उस आधार पर एक बार पढ़ सकते हो, पर क्वेश्चन तो ज़्यादा ऐसे बनने के ज़्यादा है नहीं, ठीक है। पर हाँ, ये तभी पढ़ना जब आप बेसिक इकोनॉमी पढ़ चुके हो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जैसे आप तभी, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं, आपको पता लगा वहाँ पता ही नहीं लग रहा है तो
तो ये चीज़ भी याद रखना, पर पढ़ा जा सकता है ये क्वेश्चन। मौद्रिक विकास कैसे हुआ, कैसे, इसमें है ना अभी डिजिटल करेंसी इसके बारे में दिया है अच्छा खासा, है ना, तो इम्पोर्टेंट है। पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये दोनों चैप्टर। ये तो इतना ज़्यादा है, पर ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। एफडीआई का देखो यूपीएससी फेवरेट है तो पढ़ना चाहिए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सब है ना उसके टॉपिक है, क्या गवर्नमेंट कर रही है, सब कुछ दिया है इसमें, सब कुछ दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर मैं बताऊंगा कुछ में क्या चीज़ें पढ़नी है। बात मध्य भू आर्थिक विज्ञान इस बात अलग है, सिर्फ जलवायु परिवर्तन ये पढ़ लेना थोड़ा। बात इसके लिए क्या कर रहा है, चीन की भू राजनीति, थोड़ा IR से थोड़ा मेंस का हो गया, ये थोड़ा मेंस का है, ठीक है। डिजिटल कनेक्टिविटी ये थोड़ा यहीं से पीटी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से देख लेना। पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब, पीटी प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा थोड़ा मेंस के लिए ओरिएंटेशन में। बाद में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा है, सभी सेक्टर पढ़ो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक बार पढ़ के थोड़ा नोट्स बना लेना। ये देखो यहाँ आपको पीटी प्लस मेंस के क्वेश्चन जो बोलते हैं ना एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कहाँ से आ गए, यहाँ से देती है यूपीएससी। अगर देखो मैं फिर अगर इकोनॉमी सर्वे पढ़ लोगे ना तो आपको GS3 में मैं गारंटी बता रहा हूँ 30+ नंबर बढ़ जाएंगे औरों के कंपैरिजन में। ये फ़ायदा है इकोनॉमी सर्वे पढ़ने का। ये देखो यहाँ से पीटी क्वेश्चन में मिल जाएंगे आपको, पहले थोड़ा मेंस के लिए ज़्यादा है ये, है ना। ये जिसके लिए पढ़ना चाहिए, जिसको NCERT पढ़ चुके हो आप अच्छे तरीके से, आपका है, पढ़ो, बहुत फ़ायदा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ से जो पीटी क्वेश्चन बनेंगे। श्रम बाजार का विकास, हाँ AI वाला चैप्टर इसमें जोड़ा गया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यूपीएससी ऐसे नहीं, ये देखो डायरेक्ट हेडिंग से यूपीएससी ने ऐसे पूछा है, तो बहुत फ़ायदा है। अब देखो मैं तो लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ तो कुछ ही काम का नहीं है ना। अब देखो यहाँ से देखो, यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ लो कैसा है, एक बार मतलब एक रीडिंग जरूर कर लेना। 400 पेज कुछ जरूरी नहीं, मेरा मानना है कि 20-20 पेज के हिसाब से पढ़ लो, पढ़ो, परंतु मैं सही बता रहा हूँ ना, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको ना मेंस के लिए। मैं खास तौर से मैं बता रहा हूँ, देखो मैं भी आज तक कभी पढ़ा नहीं हूँ, पर मेरा मानना है कि पढ़ना चाहिए, और मैं पढ़ूंगा आपकी बार, चाहे मैं 20-20 पेज पढ़ूँ, कैसे भी करूँ। ज़्यादा ऐसे दबाव मत मान के पढ़ो कि रटना है इसको, नो, ओनली पढ़ो। थोड़ा है ना आपके टर्मोलॉजी जो है वर्ड वो अच्छे हो जाएंगे आपके, ठीक है। आपको एक नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और पीटी में इतनी मदद मिलेगी आप लोगों को विश्वास नहीं करोगे। अब देखो ये कोई काम का नहीं है। अब देखो ना इसमें बता रहा हूँ, देखो लगभग 450 पेज, 483 पेज है ना, तो इसमें ना कम से कम भी 100 पेज तो ऐसे है जो आपको पढ़ने नहीं है, अभी नहीं पढ़ने हैं आपको, ये कुछ ही नहीं पढ़ना है। अभी देखो ये कम से कम 60-70 पेज तक दिया हुआ है ऐसा, जो पढ़ना ही नहीं है आपको, मत पढ़ो भाई, ये तो ठीक है, ठीक है। अब ये भी नहीं पढ़ना अपने को। सर मेंस के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। हाँ इसमें GS3 के आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे लगभग। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन आपके GS1 के, कुछ क्वेश्चन GS2 के, कुछ क्वेश्चन आपके GS3 तो है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में खासतौर जैसे मेरा सोशलॉजी ऑप्शनल है तो उसके लिए बहुत मददगार है। देखो अब ये नहीं पढ़ना आपको डायरेक्ट। अब देखो पहला चैप्टर में खोल के देखता हूँ। अब देखो पहला चैप्टर ये है ना, अब इसमें देखना, देखो कुछ चीज़ें हैं जो बस आपको देखनी है, अब वो ज़्यादा उसको याद करने, अब ये देखो बस कैसा चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है, इससे ना आपका जो CSET भी अच्छा होगा, ये चीज़ याद रखना, CSET भी अच्छा होगा आपका। ऐसे ग्राफ कभी पीछे पूछता नहीं है, परंतु ये पता रहना चाहिए अच्छा कितना बढ़ रहा है क्या इसका ना। इन चीज़ों टेंशन मत लो, एक मैंने समरी भी भेजी थी, याद करो, वो देख लेना, तो बस ये ओनली पढ़ो, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, इसमें यह भी दिया रहता है, इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ दिया, बहुत अच्छे तरीके दिया होता है, पढ़ना चाहिए, ये चीज़ याद रखना है। सॉवरन बॉन्ड के बारे में पीछे ने क्वेश्चन पूछा, क्या इसका क्या रहता है, भू राजनीतिक स्थिति उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा खासा दिया है, बहुत अच्छे चैप्टर है। औद्योगिक अगर मान लो उसका चाहे डेली है ना, मेरा मानो मैं फिर बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, कुछ भी ना, आराम से अगर 20-20 पेज ही पढ़ोगे ना, आराम से हो जाएगा 1 महीने में, 1 महीना भी नहीं लगेगा। अब 20 पेज तो जिसमें मैं बता रहा हूँ लगभग ये मान के चलो जो आपको पढ़ने लायक है ना 350 पेज ही है, औरों में तो ऐसे कोई शब्दावलियाँ दी रहती है तो वो कोई काम करेंगे, पर ये जो है पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। और मेरा मानना है कि अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार मेंस में पीटी में, तो पढ़ना चाहिए। देखो गवर्नमेंट के सोर्स पे तो जरूर रिलाई करो, कोचिंगों पे मत करो मतलब ऐसा बोला जाता है कि इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, कंक्लूजन पढ़ना चाहिए पीटी के लिए, पर मेरा मानना है कि अभी टाइम है तो पढ़ सकते हो। ओके सर, डन, पढ़ लेंगे हम। चाहे 20-20 पेज ही पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, 20 पेज डेली पढ़ने में क्या हाँ दिक्कत जैसे मैं भी ये सोच रही थी, इसको डिवाइड कर देंगे 400 को डिवाइडेड बाय 30। हाँ तो बस। अब देखो ये आना, ये पूछा जाता है एफडीआई का कैसे रह रहा है, कि कंटिन्यूस, याद करो उस टाइप के क्वेश्चन के, कंटिन्यूस बढ़ रहा है, कंटिन्यूस गिर रहा है, क्या है, देखो पता लग जाएगा।
कभी कंटिन्यूस कुछ रहता ही नहीं है, इसीलिए अपन ट्रिक लगा पाते हैं। तो आप लोगों को वो भी समझ में आ गया जो मैं ट्रिक बताया हूँ किस आधार पे बताया हूँ, वो ऐसे नहीं बताया मैंने, वो तुक्का नहीं है भाई। भाई पॉसिबिलिटी नहीं होती ना कि कोई इकोनॉमी ऐसे ग्रो करती जाए बस। अब देखो इसमें अच्छा से दिया है मौद्रिक विकास के बारे में क्या होता है, सारे अच्छे से ना। दूसरी बात जो आप पढ़े रहते हो ना, वो आपका सारा रिवाइज हो जाएगा इधर। पर मैं फिर बता रहा हूँ, काम की चीज़ें कुछ ही होती है, बहुत कम काम की चीज़ें होती हैं। अभी जो देखो इकोनॉमी में बेसिक आने के बाद तो एप्लीकेशन होता है। हाँ, तो बस वही तो चीज़ है, इसमें एप्लीकेशन दिया है। विकास भी संस्थाएं कौन कौन सी है और वो क्या काम करती है, उनके निर्णय कैसे लाभदायक होते हैं लोगों के लिए, एआई की चुनौती क्या है, गलत क्या हो सकता है इनके साथ, दिवालियापन कानून देखो, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन कितनी बार पूछा इसके बारे में, इसे क्या फ़ायदे हुए। और मैं फिर बता रहा हूँ पीटी क्वेश्चन यहीं से बनता है इकोनॉमी के। उसके लिए तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है ना। दिया है इसमें, डीमेट खाते सब कुछ, शेयर बाजार, अमेरिका का बाजार कहाँ पे है, शेयर बाजार से भी पीछे आजकल क्वेश्चन पूछ रही है। संभावित जोखिम क्या है, गिफ्ट सिटी ये गुजरात, फेवरेट हो गया स्टॉक तो। हाँ गिफ्ट सिटी गुजरात में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है ये। तो पढ़ो, मैं फिर बता 20-20 पेज के पढ़ोगे ना तो लोड नहीं होगा, आप पढ़ लोगे। क्योंकि मैं थोड़ा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर देखना चाह रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी इनके लिए। रुको, तो है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ भी कोई विजन वैगजीन कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ये पढ़ो। अब फिर उसके बाद करंट अफेयर कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, खत्म हो गया। यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन हो गए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले सब, इसमें दिया तो है सब कुछ। ये देखो इन्फ्लेशन के बारे में अच्छा खासा दिया, इन्फ्लेशन को काउंटर कैसे करना है सब दिया है इसमें, कब आता है इन्फ्लेशन, कब जब सारी कंडीशन है, हीट वेव देखो सारी दिया है, प्याज टमाटर का क्यों भी दाम बढ़ रहे हैं, ये तो यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछे, वो पढ़ लो, एक आइडिया रहता है। जो मैं चैप्टर देखना चाह रहा हूँ एग्रीकल्चर वाला, देखो पर मेरा माना कि पढ़ लेना, जो मैंने इतने सालों में गलतियाँ की है, एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ा ये कभी नहीं पढ़ा, तो मेरा माना पढ़ लो, गलती मत करो, मेरी तरह गलती करो तो फिर वही 7-8 साल लगाओगे, कोई मतलब है नहीं फिर उससे। निवेश का डायरेक्ट टॉपिक नंबर 10 है, जाके देखो GS3 का, तो पढ़ो यहाँ से भाई, पढ़ोगे फ़ायदा मिलेगा, कहाँ का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये देखो ODF प्लस ये सब डायरेक्ट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय डिजिटल मिशन क्या है, रियल एस्टेट, पर्यटन और सूचना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, पीटी में भी आएंगे, मेंस पर देखो इसका अगर मैं वेटेज देना चाहूँ तो पीटी में आपको यहाँ से कम भी मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। परंतु मेंस में आपको लगभग मैं बता रहा हूँ 200 नंबर का आपका कवर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इकोनॉमी है ना 125 से लेकर 130 नंबर तक आती है, और उसके अलावा GS2 इधर भी तो फ़ायदा मिलेगा, एग्रीकल्चर का भी दिया है इसमें, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले क्वेश्चन भी यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो इसमें करंट अफेयर का आपको नई नई चीज़ें मिलेगी। आप अगर मान लो किसी भी आंसर में इनका इनपुट रखते हो तो एक एक नंबर भी बढ़ा तो सोचो कितने नंबर बढ़ गए आपके, तो ये चीज़ याद रखना। रुको, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर अब आएगा, इसके बाद सेवा सेक्टर आ गया, कौन सा सेक्टर इस टाइम बढ़ रहा है, क्यों है, इसका क्या फायदा, सड़क परिवहन क्या हेल्प करता है। देखो ज्योग्राफी में पढ़ाई दिया हूँ तो बहुत समझ में आ जाएगा, इकोनॉमी थोड़ा बहुत अगर आपको अच्छा है तो फ़ायदा होगा। ज्योग्राफी अपन लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, अब 4-5 चैप्टर और, कितने 4-8 चैप्टर और बचे हैं बस। ये देखो ये फूड प्रोसेसिंग है, GS3 का टॉपिक है पूरा, एग्रीकल्चर का भी है। देखो अभी आजकल ये है पुष्प कृषि कैसे ये उभरता उद्योग है, तो इसके बारे में अगर गवर्नमेंट नया कुछ प्रोग्राम चला रही होगी ना, पक्का पूछेगा यूपीएससी। बागवानी, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज चला रही है गवर्नमेंट, FPIs। हाँ तो वही ना, तो इस टाइप की सिंचाई के क्या है, अपन कहाँ लगा सकते हैं, ये लघु सिंचाई क्षमता पढ़ लो। देखो एक बार, मेरा माना बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एक बार पढ़ना, पढ़ते पढ़ते थोड़ा हल्का फुल्का नोट्स बना लेना बस। पर काम की चीज़ें लिखना, उसमें हर कोई चीज़ मत लिखने लग जाना पढ़ लेना, परंतु काम आएगा। लाइव स्टॉक अपना टॉपिक है, सहकारी समिति अपना टॉपिक है, खाद्य प्रसंस्करण अपना टॉपिक है। अब देखो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है,
यहाँ से कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी जो आपको हेल्प करेगी। क्या कर रहा है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, कृषि में अनुकूलन, शहरी क्षेत्रों में कैसे जलवायु प्रतिरोधी वो बनाए, वर्टिकल उद्यान क्या होता है, मैंग्रोव का देखो यूपीएससी फेवरेट है तो कितनी बार क्वेश्चन पूछता है। बजट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हें पता ये होता है, बजट अपने लेते हैं ज़्यादा उसमें तो ओनली इन्फॉर्मेशन होती है। यूपीएससी वहाँ से नहीं पूछता, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है, किससे एनर्जी से कितना योगदान हो रहा है। पीटी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वनों का सतत विकास, कम कार्बन, कैसे क्या करो, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, डायरेक्ट यूपीएससी एक पेड़ माँ के नाम देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान, चक्रीय तो यूपीएससी ने कितनी बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा पीटी में। ये जो नियम है वो चीज़ याद रखना, यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। वायु प्रदूषण, यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। निष्कर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए। ये निष्कर्ष तो है ना, चाहो तो इनका एक अलग से पीडीएफ बना लेना निष्कर्ष का, वो सबसे ज़्यादा फायदा है। जो मटेरियल जो है ना इंट्रोडक्शन होता है, अरे मतलब ये बोला जाता है इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, कंक्लूजन पढ़ना चाहिए ज़्यादा, तो यही फ़ायदा है। देखो ये तो ये सब फैक्ट है, ये इनका ये कोई काम नहीं है। तो ज़्यादा जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन यार, ये आपका ना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो अच्छा वो भी अच्छा कर देगा आप लोगों का। तो ये भी चीज़ याद रखना। इसमें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा खासा दिया है, मतलब आपका टॉपिक भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर पीटी में क्वेश्चन बनेगा वहाँ से तो वहीं से बनेगा, अच्छा खासा दिया है। मेंस के लिए तो मेरा मानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो ना, अगर आप लोग लापरवाही करो तो एटलीस्ट इतना तो पढ़ लेना, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेना और कंक्लूजन पढ़ लेना। और मेरा मानना पढ़ ही लो, सारा ही पढ़ लेना, अभी टाइम है। ये पूछा जा सकता है एरियल एंजल्स क्या है, पूछा जा सकता, अच्छा है। ये देखो कितना अच्छा है। मानसिक स्वास्थ्य जीवन शैली के कार्य के संस्कृति क्या प्रभाव होता है, डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन पूछने लायक है। ये तो इथिक्स का हो गया, इथिक्स का हो गया ये पूरा कल्चर आपका, टॉपिक नंबर 7। तो कुछ टॉपिक तो ऐसे है ना जो आपको डायरेक्ट मेंस में बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन देख लेना। मतलब थोड़ा शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, काम का है। कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण दी है। जेंडर के लिए कैसे कर रहे हैं, सामाजिक समावेशन के लिए कैसे क्या प्रयास कर रहा है, विधिक सहायता, नालसा जो प्रयास करती है इसके लिए, ठीक है। देखो ये क्या क्या काम किया जा रहा है, इसकी मनरेगा की अभी भी क्या भूमिका है, इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कौशल विकास। तो मतलब बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, काम आएगा। अब मेरा मानेगा ना, और एक और ये चीज़ नोटिस कर लेना, एक बार का आप इकोनॉमी सर्वे पढ़ लिए ना तो आगे ज़्यादा रिपीटेशन होता है, सब चीज़ें वही चलती रहती है। फिर आप थोड़ा ना इसको लेके बैठो और पिछले साल का लेके बैठना जो अभी आया था, क्योंकि पिछले साल सरकार बनी थी तो जुलाई में आया, जुलाई अगस्त में, तो उसका और इसका देखना, ज़्यादा अंतर दिखेगा नहीं आपको। तो वो भी एक बार साइड में लेके दोनों लेके बैठना, उससे फ़ायदा लगेगा आप लोगों को। उसे पता लगेगा कि एक बार अगर आप इकोनॉमी सर्वे पढ़ लेते हो ना तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। और पीटी में क्वेश्चन आते भी है, ऐसा नहीं है, पीटी में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं। शायद अब की बार इसमें ना जल वाला नहीं दिया है। ये देखो ये है लास्ट चैप्टर। और ये देखो 2019 में पूछा था, यही थीम थी उसकी, संकट है, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रुको एक बार है ना पिछले साल का एक बार वो भी देखते हैं, थोड़ा से पता लगेगा। पर पढ़ लेना, देखो मेरा मानना है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार पढ़ लोगे ना तो मतलब आपकी टर्मिनोलॉजी सुधर जाएगी, कुछ कुछ नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। और करंट अफेयर आपको इधर उधर फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इम्पोर्टेंट दिया रहता है वही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, हर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, ये हो गया ना, देखो ये कंप्लीट है कुछ। अच्छा ठीक है, मिनट रुको, ये कौन सी ईयर के लिए था, 2024-25 है ना ये। जुलाई वाला आया था पिछले साल,
वो इम्पोर्टेंट है। देखो कहाँ से मिलता है। ये तो आया 24-25, अपने को पढ़ना 23-24 वाला, क्योंकि ना उस टाइम तो उन्होंने जनवरी में तो दिया नहीं था, फिर उसके बाद में उन्होंने दिया था, जुलाई में जब आया था बजट तो उस टाइम आया था। 24-25 आते समय मुख्य विषय थे, है ना। ये थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। मुख्य चाहे मैंने इसे PDF भी भेजा आप लोगों को। ये रुको अभी खोल के दिखा देता हूँ। तो ये तो ना यहाँ से मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। हाँ ये देखो, यहाँ से उसी का समरी है ये। पर देखो मेरा माना कि एक बार थोड़ा पढ़ लेना, फिर भी देख मैं बता देता हूँ। ये जो अपन अभी देखे ना सारा, उसका समरी है ये। अपन ब्यूरोक्रेट बनोगे तो कल ऐसा पूरा बनाना पड़ेगा आप लोगों को। देखो ये सारे चैप्टर जो अपन उधर देखे अभी, ठीक। और जो मैं बता रहा था कि ग्राफ सारे उसमें दिए हैं, तो एक बार ऐसा कर सकते हो, इसको पढ़ लो, उसके बाद में उधर पढ़ लेना। तो मैंने जब अब क्लियर मेंस लिखने जा रहा था तो मैं पढ़ा नहीं था, फिर मैंने ना इसी का ही हेल्प लिया था डाटा के लिए। तो ये भी एक है तरीका, यूज कर सकते हो। इसमें ना इम्पोर्टेंट दिया है, तो मैंने इसी का यूज किया था। तो ये ज़्यादा पेज का है भी नहीं, 20-25 पेज का है, तो इसका हेल्प ले सकते हो आप। पर ये मेरा माना ज़्यादा काम तो नहीं आने वाला ये चीज़, काम तो वो ओरिजिनल चीज़ ही आएगी आप लोग को काम। पिछले साल का इकोनॉमी सर्वे, प्रीवियस इकोनॉमी सर्वे, हाँ यही तो चाहिए अपने को। ये क्या खोला, ये 24-25 का ना अपने को, 23 प्रीवियस इकोनॉमी सर्वे, हाँ 23-24 वाला देखना है ना अपने को, ये रहा। देखो इसमें क्या क्या चैप्टर थे। अर्थव्यवस्था की स्थिति, निरंतर आगे बढ़ते हुए मौद्रिक प्रबंधन, कीमतें, देखो वही से, देखो जलवायु प्रतिबंध, इसमें थोड़ा ये देखो, अवसंरचना, संभावित विकास का प्रोत्साहन, सेवाएं, उद्योग, कृषि खाद्य प्रबंधन, रोजगार कौशल, सामाजिक क्षेत्र कल्याण को सशक्त करे, जलवायु परिवर्तन, मध्यम अवधि, बाह्य क्षेत्र संबंधी कीमतें। देखो ये तो स्टार्टिंग जो चैप्टर है तो सेम ही रहते हैं, कुछ कुछ चैप्टर चेंज होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, कुछ कुछ चीज़ें सेम ही रहती है। और इसमें देखो कुछ कुछ चैप्टर जो है, इसीलिए थोड़ा ना मतलब जो अगर अच्छे टीचर से, अगर आप किसी इकोनॉमी टीचर से मिलोगे ना, तो ये बोलते हैं कि आपको ना पिछले एटलीस्ट 3-4 सालों का चैप्टर का, मतलब जैसे देखो अभी देखे इसमें कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर दिए थे पिछले वाले में, तो ऐसे एटलीस्ट 3-4 सालों के मतलब आप एक इंडेक्स बनाओ, ठीक है। इसमें इंडेक्स में देखो कि अच्छा ये चैप्टर थे, तो जो अपना मेंस का सिलेबस का जो टॉपिक है, मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़, अगर मेंस में अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके टॉपिक देखो, जैसे इसमें जलवायु परिवर्तन वाला दिया है तो जलवायु परिवर्तन वाला है अपना टॉपिक, तो उसको अच्छे से बना लो, ऐसे करके पढ़ लो, तो कम से कम भी आपके 15 टॉपिक ऐसे तैयार हो जाएंगे जहाँ से आपको मेंस का क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो ये भी एक तरीका, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो पिछले कुछ सालों से ना यूपीएससी जल के बारे में पूछ रही है, देखो इसमें तो नहीं दिया ना, अब मैं बताता हूँ। देखो तुम उठाना 2020-21 का उठाना, 20-21 का, देखो इसमें है हेल्थ कम द बेयर नेसेसिटी इनोवेशन ट्रेडिंग, बट ठीक है, रुको एक मिनट। आर्थिक समस्या खंड, ये तो उस टाइम 2 पार्ट में आई थी। आजीविका बचाना है क्या, ऋण विकास, भारत की संपूर्ण रेटिंग, असमानता, हेल्थ केयर। अब है ना यहाँ से आपको टॉपिक उठाने हैं। देखो उद्योग अवसंरचना, सेवाएं, सामाजिक अवसंरचना, यहाँ से कीमतें, ये तो वही हो गया। तो यहाँ से आप कुछ कुछ टॉपिक उठा के फिर अपना जो है कुछ कुछ टॉपिक बना सकते हो। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको कंटेंट इधर उधर से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी समरी होती है, मतलब जो आप इधर उधर पढ़ोगे उसकी समरी होती है। अब तो यहाँ से कुछ कुछ आपको नया कुछ कुछ मिल जाएगा। मानचित्र द्वारा विकास की निगरानी, ट्रैकिंग करना। अब देखिए कुछ कुछ जो सेक्टर जो हमेशा मिल जाएंगे, तो ये आप बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु हाँ जो कुछ कुछ नए चैप्टर जोड़े, देखिए अब ये नया चैप्टर जोड़ा है, तो ये देख, रुको एक मिनट, अरे ना 2023 में क्वेश्चन आया भी, रुको एक मिनट। तो मतलब सही तरीका तो यही है पढ़ने का कि आप अच्छे से पढ़ो उसको,
खुल नहीं रहा कि ये खुल जा भाई। अब देखो ये चैप्टर आपको अभी अभी जो अपन देखे थे उसमें नहीं था, अभी उसमें था। अब उसमें था तो देखो इसका फ़ायदा भी होता है। तो ऐसे अलग अलग चैप्टर का अगर आप खोल के देखोगे ना तो फ़ायदा मिलेगा। देखना अभी इसमें पीटी का क्वेश्चन आया हुआ है, शुद्ध बोए का क्षेत्र कितना है। इसमें लग रहा है इसमें मैप ही मैप दिए हैं सारे। बंजर भूमि का एरिया क्या बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो वाली चीज़ है। तो ऐसे करके 3-4 सालों का टैली करके कुछ जो नए चैप्टर जुड़े रहते हैं उनको आप समराइज करके पढ़ सकते हो। मतलब मेंस का यही बोला जाता है। अगर इकोनॉमी में आपके GS 3 में कम नंबर आ रहे हैं या अच्छे नंबर करने तो उसका यही तरीका है। चलो और कुछ पूछना तो बोलो, यही है। इकोनॉमी सर्वे पढ़ लेना, एक एक चाहे पढ़ लो एक बार। मेरा तो ये मानना है कि पीटी का क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आप लोग, और मेंस की भी हेल्प मिल जाएगी। 20-20 पेज पढ़ो, 20 पेज में आराम से आपका लगभग देखो 400 पेज है। वो पढ़ने वाले तो 350 समथिंग ही होंगे उसमें। और मैं पहले बता रहा हूँ उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है। बीच में तो डाटा वाटा दिया रहता है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। तो उसको रीड करके निकल जाना, पर इंट्रोडक्शन वाले जो पॉइंट है कुछ वो नोट डाउन कर लेना। मेंस के लिए भी पीटी में भी डायरेक्ट कंक्लूजन वाले पॉइंट जो है तो ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। इंट्रोडक्शन शुरुआत करने में, मेन बॉडी के पार्ट में, और कंक्लूजन लिखने में भी। तो वो काम कर लेना अगर मेंस के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना है। जैसे नगीना तुमने अगर वो काम कर चुके हो ना, तो मेरा माना है कि तुम्हें एक तो जरूर करना चाहिए। तुम GS 3 के साथ तुम बोल रहे थे इकोनॉमी के नोट्स बना ली हो, तो तुम्हें तो जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ सर, मैं पढ़ने वाली हूँ, बाद में पढ़ूंगी बट अभी। ठीक है, पढ़ लेना जरूर, आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आपने वो काम किया है ना तो उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जैसे आप मान लो फूड प्रोसेसिंग पढ़ चुके हो तो उसमें कुछ कुछ जो 4-5 लाइनें जो इधर उधर गायब होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। और थोड़ा करंट अफेयर्स अपडेट भी हो जाएगा। तो आपके लिए जब मेंस की जब दोगे ना, तैयारी करोगी, तो उस टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर भागने की मार्केट में करंट अफेयर के लिए। ओनली यही लिख के आना, तो ये भी फ़ायदा है। चलो हाँ सर, रीड करके देखूंगी एक हाँ, बार। उनका रिवीजन कर लेना, फिर रिवीजन करके फिर इसको पढ़ लो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और थोड़ा बहुत जो मैंने बोला है कि पिछले 3 या 4 सालों का एक बार जो टॉपिक जो उसमें नहीं थे, जैसे अभी अपने देखे, उसके अलावा जो कुछ कुछ टॉपिक है जो अपने सिलेबस से मैच कर रहे हैं, तो उन टॉपिकों को भी जाके पढ़ लो, हो जाएगा काम। अब फिर देखना, पिछले अगर 4-5 सालों का आपने उठा के देख लिया ना टॉपिक वाइज, और फिर मेंस के क्वेश्चन देखना, एक भी क्वेश्चन मेंस का बाहर नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन। सर ये चीज है ना, GS 1 में समझ में आ रही है, GS 3 में समझ में आ रही है, GS 2 में बिल्कुल नहीं आइडिया लग रहा। GS 2 में थोड़ा बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं, मैं बताता हूँ। देखो GS 2 का क्या होता है, पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं 125, उसमें से आधे जो होते हैं, आधे आते हैं स्टैटिक पार्ट वाले, आधे आते हैं करंट अफेयर के। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और पार्लियामेंट में जो हो रहा है उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बन जाएंगे उसका भी यही तरीका है। उसके लिए ना नहीं वो चीज नहीं, जैसे हमने जैसे GS 3 का एग्रीकल्चर वाला यूनिट है, तो उसको आप एक बार यूनिट पढ़ो, उसके नोट्स पढ़ो, तो आपको आइडिया रहता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाता है। ऐसे ज्योग्राफी का सोच लो, सोसाइटी का सोच लो, सब्जेक्ट का भी ऐसे सोच लो। ऐसा बेस GS 2 में नहीं बन पा रहा है मेरे से। GS 2 में थोड़ा अप्लाइड फॉर्मेट वाला होता है वो। जैसे आप अगर उसके नोट्स बना लोगे ना तो उसका फ़ायदा इतना ज़्यादा मिलता नहीं है। उसके लिए आपको जैसे मान लो कि थोड़ा समझ होनी चाहिए, इंटीग्रेट नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हमारा सोशल जस्टिस का क्वेश्चन आ रहा तो सोशल जस्टिस के क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि आप जो पॉलिटी के कॉन्सेप्ट भी आप अप्लाई कर पाओ, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो है डिसीजन वो लिख पाओ, तब फ़ायदा। तो उसमें ऐसा आप एक साथ नहीं लिख सकते ना, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन अप्लाइड फॉर्मेट वाले भी आते हैं, तो उसके कारण वो दिक्कत है उसमें। जैसे इधर क्या होता है GS 3 में तो भाई डायरेक्ट पूछ लिया फूड प्रोसेसिंग क्या है, इसकी समस्या क्या है, परंतु वहाँ ऐसे नहीं पूछता है ना। ऐसे कुछ पूछ रहा है। हाँ तो वो अरे नहीं, वो हो जाएगा, टेंशन मत लो। वो अप्लाइड फॉर्मेट वाले होते हैं, जब आप पढ़ोगे ना सारे सब्जेक्ट तो कर लोगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है, इतना दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो कल हो सकता है मैं क्लास रखूँ, हो सकता है मैं भी, क्योंकि मुझे ख़त्म करना है मैं, क्योंकि अगले वीक में घर जाऊँगा, 7 तारीख के बाद में 8 तारीख को जाऊँगा मैं 3 या 4 दिन के लिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि
करूँगा कल, हो सकता कल मैं क्लास लूँ क्योंकि मुझे ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है कल। ठीक है, इकोनॉमी जो भी है मुझे जाने से पहले, घर जाने से पहले, एक तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, इकोनॉमिक एटलीस्ट 11वीं क्लास तक कंप्लीट करके जाऊँ, मेरे टारगेट है। और उधर जो है आपकी शायद मैथ कंप्लीट हो जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर बच्चे ने 9th-10th क्लास में शायद 4 या 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 12th में 1 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो NCERT कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की, है ना। तो वो कब जैसे मैं घर से आऊँगा तो फिर अपन दृष्टि वाली बुक शुरू करेंगे CSET के लिए, ठीक है, और जो मेरे नोट्स है वो वहाँ से शुरू करेंगे अपन। और उधर इधर जो है फिर जैसे इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे तो वो जो चैप्टर मैंने भेजे हैं आप लोगों को वो मैं पढ़ाऊँगा। तो आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, साथ के साथ मतलब अपनी तरफ से हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो। तो ये तो मैं बता ही दिया इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है इसके, ठीक है। और फिर उधर जो वैसे जैसे कंप्लीट होगी तो पॉलिटी की फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं भेज दूँगा। तो ऐसे करके अपना लगभग सारा रिवाइज हो जाएगा NCERT, और वो मेरा माना है फरवरी तक हो जाएगा। तो मेरा माना है मार्च में जो फिर अपन R&D वाला प्रोग्राम, देखो अब यार मैं क्यों करवा रहा हूँ ये चीज़, एक तो एक आइडिया भी लग गया कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आते क्या है, थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे ना तो फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों का। अब ज्योग्राफी अपन पूरा पढ़ लिए हैं तो PT प्लस मेंस दोनों के लिए मोर देन इनफ है ये चीज़। तो अब क्या होगा, जब R&D करेंगे तो एक एक क्वेश्चन का, एक एक ऑप्शन के बारे में अपने को आइडिया रहेगा। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपकी बार टाइम लगेगा उसमें, R&D वाली क्लासेज में सामने करूँगा। देखो इतना टाइम नहीं कि मैं पहले करके बैठूँ फिर करवाऊँ, तो कोई मतलब है नहीं, तुम लोगों के सामने ही किया जाएगा उसमें। तो जैसे मान लो पॉलिटी क्वेश्चन करवाएंगे तो डायरेक्ट साइड में लक्ष्मीकांत खोलेंगे, भाई देखो ये है, ये क्वेश्चन आया यहाँ से, बस फटाफट याद करो, वो रटने पड़ेंगे। तो वो वीडियो आप सुन भी लोगे ना, क्लास में बैठे रहोगे, बार बार उसको देख लिया तो वो याद हो जाएगी चीज़ें, फ़ायदा उसका ये है। और बार बार कोई पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैं उसमें जो कुछ चैप्टर पढ़ा ही दूंगा जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बार बार कहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे 25 या 30 चैप्टर है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो वो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसके तो एक एक लाइन याद होनी चाहिए आप लोगों को, ताकि 15 क्वेश्चन तो आपको पॉलिटिक्स किसी हालतों से गलत ना हो, ठीक है। तो ऐसे जैसे NCERT कुछ कुछ चैप्टर है ये तो रट ही लेना भाई, जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा उसमें से। तो ऐसे करके मेरा माना कि अपने 50 क्वेश्चनों पे टारगेट करना, कि 50 क्वेश्चन अपन करें, उसमें से 40-45 मतलब 45 क्वेश्चन सही हो जाए कट पीट के, फिर अपनी ट्रिक है ही, फिर कोई टेंशन। इसलिए करंट अफेयर में अभी डिनाई कर रहा हूँ, करंट अफेयर इकोनॉमी सर्वे पढ़ लो, कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, तो इसलिए ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे मत पढ़ना, वो मैं बता दूंगा। मेरा माना कि स्टैटिक पार्ट जितना मजबूत करोगे, फिर करंट अफेयर के लिए अपनी ट्रिक है ही, तो काई टेंशन लेना। थोड़ा बहुत इकोनॉमी सर्वे तो पढ़ ही रहे हैं अपन, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर के कुछ कुछ मैं बता दूंगा क्वेश्चन, तो इतनी टेंशन लेनी ही नहीं, तो हो जाएगा। अपने स्टैटिक पार्ट मजबूत करो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 60 से 70 क्वेश्चन स्टैटिक से ही आते हैं। तो ये अप्रोच ज़्यादा अच्छी है, ना कि ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे भागो। मेरा मानना है कि वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत वाइड हो जाता है। पर इसमें तो लिमिट है भाई, NCERT मुझे 6 to 12 पढ़नी, खत्म बात, यही पढ़नी है। परंतु करंट अफेयर में तो ऐसा होता है कि आज कल मैंने करंट अफेयर पढ़ा, उसमें कुछ नया डेवलपमेंट हो गया, फिर उसको पढ़ो, तो उसका लिमिटेशन नहीं है, पर इसका तो लिमिटेशन है। तो ये फ़ायदा समझो मतलब। तो अपने को मतलब ये 50 क्वेश्चनों को टारगेट करना है कि 50 में से 45 सही हो जाए, 40 भी सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कट पिट के 40 भी सही हो गए ना, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ जो 50 क्वेश्चन बचेंगे तो ट्रिक से आराम से 25-30 क्वेश्चन आवर तुम्हारे कट के निकल जाएंगे वहाँ से। तो 60 क्वेश्चन समथिंग हो गए, 120 नंबर आ गए, तो वो मेरे पे छोड़ो। तो उसके लिए आपको क्या करना, बार बार PY की क्लासेज देखनी है आपको, GS CSET दोनों की देखो, तो ये मैनेज हो जाएगा। अब मेरा आपकी बार भरोसा है, जो लोग मेरी बात मान रहे हैं ना, डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई, सही बता रहा हूँ, आपकी बात तुम लोगों में से किसी का निकला नहीं ना मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब भी तुम लोगों का नहीं निकले एग्ज़ाम। मेरी बात मान रहे हो, NCERT पढ़ रहे हो, मेरे PYQ वाली क्लासेज देख रहे हो, अगर उसके बाद भी नहीं निकले, हो ही नहीं सकता कि फिर मेरे पढ़ाने को मतलब बनता नहीं। पर मुझे पूर्ण भरोसा आपके बाद देख लेना निकलेगा। कुछ लोग हैं जो सीरियस ले रहे हैं मेरे को, तो निकलेगा उन लोगों को फ़ायदा, जो नहीं लोगे तो फिर सब एक सी बात है, उनका तो मैं क्या ही गारंटी। अब कुछ लोग क्लास में नहीं आते, शक्ल ही नहीं दिखाते, तो उनकी मैं क्या गारंटी ले सकता हूँ। पर देख लेना आपकी बार जरूर निकलेगा, इतना भरोसा यूनिटी आई से सक्सेस होंगे लोग। अरे ये मैं दावा नहीं, इसलिए भी कह रहा हूँ कि मुझे विश्वास है इस अप्रोच पे, मेरा भी निकला है, आप लोगों का भी निकलेगा। दूसरी बात ये है कि इससे ज़्यादा मेहनत तो और कुछ करनी भी नहीं है। अगर ये एग्ज़ाम निकलेगा ना तो इसी अप्रोच से निकलेगा। पिछले साल आपने थोड़ा NCERT नहीं पढ़ा था, अब क्या तो वो भी पढ़ लिया है ना, तो इसका भी फ़ायदा मिलेगा आपको। दूसरी बात, पिछले साल अपन R&D वाला पार्ट नहीं किए थे, तो वो भी है, तो क्यों नहीं निकलेगा फिर। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस एग्ज़ाम में। अरे मैं गारंटी बता रहा हूँ, टेंशन मतलब सबको 100 नंबर से होगा, पर वही है जो मेरी बात मानेगा उसके लिए मेरी वीडियो देखो। शिवानी बता, तूने मेरी जो ट्रिक वाली वीडियो कितनी देखी? 3। तो उससे क्या होगा बताओ?
उसे कैसे सीख नहीं जाओगे सर, मैं तुम? सारी देखूंगी, नहीं सर मैं सारी देखूंगी, पर पता है कब क्या होता है, देखोगी? वो है ना मतलब क्या होता है पूरे दिन में, अभी तो खैर मैं पढ़ नहीं रही, अब मैं पढ़ना शुरू करूंगी, पर जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मतलब जैसे मैं पेपर लेके बैठती थी ना, तो उसमें आधे घंटे में आपकी वीडियो खत्म होती थी, फिर मैं थोड़ी देर उनको ऐसे देखती रहती थी क्वेश्चनों को, तो इतनी देर में लगता था यार आज तो टाइम ही हो गया पूरा पढ़ने में। ऐसे नहीं करना ना, तुम गलत तरीका, तुम मैं क्या जाके वीडियो देखो, पहले आपको पेपर लगाना है, 2 घंटे बैठो, पेपर लगाओ एग्जाम की तरह, ओमा सीट लेके 100 के 100 क्वेश्चन सोल्व करो, सही गलत उसकी टेंशन मत लो, फिर मेरा वीडियो देखो, अच्छा ये तरीका था, ये सोचना था मेरे को। फिर जब 2011 का लगा रहे, 2012 जब लगाने जा रहे हो, तो 2011 के पेपर के देखो, जो मेरे ट्रिक सहित जो वीडियो देखने के बाद जो किए हो, उसके बाद में देखो, अच्छा सर ने ये सब बताया था, ये ट्रिक होता है, एक्सट्रीम बड़े ये होते हैं, ये है, उसको रिमाइंड करो, फिर 2012 का लगाने बैठो, ऐसे करो, ऐसे से नहीं होता है, उसके तुम सामने वीडियो लेके बैठे तो नहीं सीख पाओगे। अच्छा पहले पेपर लगाना है, यस, ओके सर। तभी तो सीखोगे ना, नहीं तो कुछ ही फायदा ना है, फिर उस वीडियो को क्या फायदा है, फिर वो ट्रिक नहीं लगा पाओगे एग्जाम में, मैं गारंटी बता रहा हूँ भाई। मेन बात देखो, तो मैं बता रहा हूँ हकीकत, जैसे आपकी बात मैंने क्वेश्चन सोल्व की ट्रिक से किया है, दूसरी बात कुछ ट्रिक मैं फिर भी एग्जाम में नहीं लगा पाया, गलतियाँ हुई मेरे से, मैं खुद बता रहा हूँ, कम से कम मेरे 5 क्वेश्चन कम हुए हैं। तो सोचो जब मेरे से गलतियाँ हो रही है, इतना मैं सालों से, लगभग 3-4 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ ट्रिक के पीछे तो मेरे से गलतियाँ हो रही है, तो आप लोगों से कितनी गलती होगी अगर इस तरीके से लापरवाही करोगे तो। और इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगर मैं जो सिखा रहा हूँ वो लगा दिया एग्जाम में 100%, तो 150 नंबर भी आ सकते हैं उस अप्रोच से, 150 नंबर भी आ सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखना, सीखनी ओके है, सर। सीखनी है उस चीज़ को। नगीना, तुमने पीटी एग्जाम के बाद कितनी बार देखी हो क्लासेज? अभी देखना कि एक भी अब बार, देख एक लो। भी बार नहीं फिर देखी। तुम फिर मेरे को मैसेज करती है, सर मेरे को जीएस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कैसे आएगा? सर एक तो टाइम नहीं मिलता, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं क्या तुम कैसे वीक करूँ में, उसे। मतलब 2 घंटे बस लगाना है पेपर को, मेरे ज़्यादा क्लासेस को ज़्यादा नहीं है, 3 घंटे को तो स्पीड बढ़ा के देखो, 1.5 सर घंटे पता है क्या होता है, पूरे दिन पहले पढ़ लेते हैं, तो सोचते लास्ट में करेंगे, ये वाला काम लास्ट ये में गलत है करेंगे, ना, ये तो तो वो सबसे पहले लास्ट करना निकलता ही नहीं है। है भाई ये काम तो सबसे पहले करना है, उसके बाद में पढ़ाई शुरू करो, फिर पता लगेगा ना, अच्छा पीवाईक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नॉलेज से होना है, तो इस क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो फिर पढ़ो एनसीईआरटी जब जो भी है स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। निखिल, तुम कितनी बार देखे क्लास? मैं तो एक बार खत्म कर चुका हूँ। जीएस देखे हो, पहले पेपर लगाए हो फिर ऐसे देखे हो, या फिर ओनली क्लास देखे हो? नहीं, उसी तरह करता हूँ, पहले पेपर लगाता हूँ उसके बाद देखता हूँ। हाँ, ये 3-4 बार करनी है ये चीज़, एक बार से भी नहीं होगा। अभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसी मैं भी डेली दुनिया। डेली करता हूँ सर, हाँ डेली देखता हूँ। हाँ, बस पर वो बस लगाते रहो क्वेश्चन और देखो, तब पता लगेगा ये भी दुनिया है इस एग्जाम को निकालने की। और छोटी, तुमने तो एक बार भी नहीं किया होगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। नहीं शुरू कर दिया है, कॉम्प्रिहेंशन का देख के, और पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। अब पहले पेपर सोल्व करो, फिर देखा करो वीडियो, फिर साथ में वो जो करते हो उसको लेके बैठा करो, तब फायदा है। ठीक है। अब देखो मैं तुम लोगों में याद मुझे अच्छे, अक्टूबर में जब मैं ये बैच शुरू किया था, मैं तब भी बोला था, अरे आज देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी खत्म हो गया, 4 महीने हो गए, एक बार भी नहीं देखा। और मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, फरवरी मार्च से पहले कम से कम 3-4 बार देख लेना उन वीडियो को, फिर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा मुझे बताओ। अब लापरवाही तुम अपनी तरफ से करते हो तो फिर कैसे रिजल्ट आएगा बताओ। इतनी बार मैं बोला हूँ भाई, वो एटलीस्ट मैंने और कुछ बोला भी नहीं था, वो वीडियो जरूर देखो। मैथ में भी वो वीडियो नहीं देख रहे हो, तो मैथ रीजनिंग वाले नहीं देख रहे हो ना, कंपैरिजन वाले देख रहे हो, तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा भाई। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में तो जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर इसी से निकलेगा। युवराज तो 2-3 देख चुका था। 2-3 देख चुका है, 2-3 बार देख चुका है? 2-3 बार देख चुका है। अरे वो तभी तो उसके नंबर बढ़े ना, तब उसको भाई उसके 20 नंबर आए थे, तुम्हें पता है? जब उसका वही पेपर जब वो ट्रिक के बाद सोल्व कर रहा था, तब उसके 70-80 नंबर जा रहे, तो उसको पता लग गया ना भाई इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी। भाई पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। जो भी वो तो वो लोग हैं जो कोचिंग क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं तब सोचो 16-16 नंबर आते हैं, तब सोचो। और मेरे क्लासेस को देख लेगा ना, कल वो लड़की कॉल की थी, वो पूजा, वो ठीक है एडमिशन नहीं ली, जो भी उसका डिसीजन था, परंतु वो बोले सोचो 90 नंबर आए थे उसका, 2023 वाले में उसके नंबर आए थे 67 नंबर, ऐसे थे 30-40 नंबर बढ़े हैं। तो मतलब समझो ये चीज़। किसकी बोल रहे हो सर? अरे वो कल परसों आई थी ना क्लास में, पूजा नाम। पूजा।
अरे वो नए एडमिशन के लिए आई थी, फिर जो भी है कि आई कैन नॉट अफोर्ड में, कि ठीक है। वो तो उसको तो पूरा याद था सर कि कौन सा किस। अरे वो ट्रिक सोचा, वो पूरे क्लासेस देखी है अपने पिछले साल, तब भी उसने नहीं सर, उसने रिलीजियसली देखी है, मतलब उसकी बातों से लग रहा था मेरे को कि उसने रिलीजियसली ये चीज की है। पर फिर भी देखो, सोचो अपन पैसे देने के लिए मुझे नहीं चाहिए, मतलब यार कुछ चीज़ सीख रहे हो, इतना सा तो होना चाहिए कि कुछ चीज़ सीख रहे हो तो भाई पैसे देने भी चाहिए, उसमें कौन सी गलत बात है। अब मैं तो कोई ऐसे कोई 1 लाख तो ले नहीं रहा हूँ, सोचो पेपर इसी से निकलेगा, पर पैसा इसके लिए 5,000 भी नहीं देना। तो ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा है, क्या ही करो। ठीक है, मैं बोला सोचो मैं इतना, ठीक है मैं पहले उसको बोला कि 1 टाइम पेमेंट करो, उसने मना कर दिया। मैं बोला कोई बात नहीं, फिर बोली सर ऐसे दिक्कत है। मैं बोला कोई ना, 1000 में कर दो। उसके बावजूद सोचो उसने मना किया, तो इसीलिए मैं सीख गया हूँ भाई, झुकना नहीं। अब पुष्पा कल ही दोबारा देखा हूँ उसका, झुकेगा नहीं। मतलब यार लोगों की मैं इतनी मदद करने सोचता हूँ ना, उसके बाद में जब मतलब ये बुरा लगता है भाई, सब एक सी बात है। फिर मुझे लगता है कि अपनी कंडीशन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फिर कभी लगता है यार किसी का भला हो जाए, इसलिए भी तो कभी सॉफ्ट पावर अच्छा भी है, कभी ख़राब भी है, क्या ही करोगे, अपना ही नुकसान है। तो ये दिक्कत रहती है एक और। पर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग लापरवाही कर रहे हो, अभी भी वो वीडियो बार बार देखो, पेपर बैठो। नहीं सर, मैं रिलीजियसली देखूँ, जैसे मैंने पूजा का सुना ना, नहीं पूजा का सुना नहीं, मैंने बोला यार इसने रिलीजियसली सच में देखी है, तो मैंने सोचा यार अपन को भी देखनी चाहिए। करो, फ़ायदा दिखेगा आप लोगों को। अगर वो एग्ज़ाम में याद आऊँगा, जब वो 2 घंटे बैठोगे ना, तब देखना। वो उस दिन पता लगेगा इम्पोर्टेंस। पर वही है, करो तो सही, जब देखोगे तभी तो पता लगेगा ना भाई। आप नहीं तब तो आते ही से बोलेंगे प्रभु आपकी वजह से हमारा पेपर हो गया। तो होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, गारंटी साथ बता रहा हूँ। पर करो तो सही, तुम लोग करोगे तब दिखेगा ना वो। अब कर ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा इससे ज़्यादा। अब ये तो है नहीं कि रोटी बना के खिला दूँ, वीडियो बना के दे दिया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम लोगों को। बस देखना ही तो है उस वीडियो को, जो मैं बोला हूँ वो करो, फिर देखो स्कोर कैसे बढ़ेगा। सर करेंगे। अब आपने सही आइडिया दिया कि सुबह पहले यही करना, सबसे पहले वही करना चाहिए, उसके बाद में फिर पीटी की तैयारी शुरू करो। मतलब फिर और जो पढ़ने का काम, क्योंकि उसे पता लगेगा ना क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे लॉजिक लगता है, कौन सी क्वेश्चन पे नहीं लगता है, और कौन से क्वेश्चन के लिए क्या तैयार करना चाहिए अपने को, तो ये फ़ायदा मिलेगा। निखिल तुम रीजनिंग मैथ वाले देखे हो क्लासेज? सर देखता हूँ, डेली देखता हूँ मैं एक क्लास रीजनिंग मैथ का। हाँ डेली कॉम्प्रिहेंशन सब देखता हूँ। फिर तुम्हारा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और जिस तरीके से तुम्हारी कंसिस्टेंसी है, जिस तरीके तुम लगातार क्लास में बैठे रहते हो, मेरे को सुनते रहते हो, बहुत फ़ायदा होगा, देख लेना। देखो ये ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, कोई काम ही नहीं है ना। ऐसा फायदा लास्ट टाइम मुझे भी हुआ था। मैं मतलब बैठी रहती थी, सब क्लास में पढ़ाते थे, तो इसका फ़ायदा होता है। जैसे एक चीज़ याद रखो, जैसे पेड़ में अगर डेली तुम पानी डालोगे ना, तो एक दिन आम देता है, मतलब बड़ा होता है। तो यार खुद सोचो, मेरे को 3 घंटे रोज झेल रहा है। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं 100 पार नंबर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। इस चीज़ पे भरोसा करो। डेली अगर तुम मेरे कांटेक्ट में हो, 3 घंटे तो डेली यहाँ पे मेरे जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, अगर 5 घंटे मेरे को डेली दे रहे हो ना तुम लोग, ज़रूर पीटी निकलेगा, इसकी मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। डेली जो जैसे निखिल कर रहा है कि वो पीवाईक्यू वाली क्लास देख रहा है, डेली यहाँ 3 घंटे बैठ रहा है, ये मैं श्योर बता रहा हूँ, चीज़ निकलेगा। पर ये काम अब लगातार 4 महीने आपको एक भी दिन मिस नहीं करना, निकलेगा, पीटी जरूर निकलेगा। अब क्या भरोसा है, ऐसे यूनिटी IAS का नाम हो सकता है, उससे पहले मोनिका नाम चपका देगा, क्या होगा, मोनिका होगा, देख लेना सिलेक्शन में, अभी बता रहा हूँ। पर मैं देखो मोनिका से मैं ज़्यादा खुश नहीं होऊंगा कि ठीक है हो जाता है उसका, ठीक है खुशी है कि हाँ हो जाएगा। पर मैं चाहता हूँ तुम लोग जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं उनका निकले तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैंने तो रियलिटी में तुम लोगों पे ज़्यादा मेहनत किया है ना, उसका तो मैंने एक तरीके से गाइडेंस के रूप में हेल्प की है। पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का निकले, तो तब मुझे खुशी मिलेगी हाँ कि रियल में अपने स्टूडेंट का हुआ है। तो मुझे तुम लोगों से ज़्यादा उम्मीद है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, फिर कल मैं लूँगा क्लास, क्योंकि कैसे मैनेज करना उन चीज़ों को, ताकि मैं 4-5 दिन घर के लिए जाऊँ, तो आप लोगों की पढ़ाई का लॉस ना हो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर, बाय बाय, गुड नाइट। कुछ पूछना है? गुड नाइट। किसी कुछ पूछना है क्या? सर GS2 को फिर मैं छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दो, कोई टेंशन मत, छोड़ दो, टेंशन मत लो उसका नोट्स में ऑलरेडी दिया तो वही। इतना प्रेशर हो रहा है उसकी वजह से, मैं और कोई काम कर भी नहीं पा रही हूँ। छोड़ दो, अरे पीटी पे ध्यान दो अब, ठीक है। लेकिन अब पीटी निकालना है, मैथ निकल जाएगा तुम्हारा, ऑप्शनल तुम्हारा ठीक है, और लोगों के कंपेरिजन तुम्हारा ऑप्शनल ठीक है, तो
तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना मेंस पीटी के बाद में, टेंशन मत लो, हो जाएगा। फिर मैं बैठा हूँ, काहे टेंशन ले रहे हो, हो जाएगा। मेंस की टेंशन मत लो। मेंशन देखो, मेरा मानना है कि देखो पीटी, पर हाँ ये चीज़ याद रखना, पीटी निकलना चाहिए जिस दिन, जैसे मेरा आपकी बार था कि मैं जिस दिन एग्ज़ाम दे के आया उस दिन शाम को मिला है तो मुझे कंफर्म हो गया था कि पीटी निकल रहा है। वैसा ऐसा नहीं कि 1-2 नंबर से, वो नहीं। तो इसीलिए मैं बोला मेहनत कर लो ये 4 महीने। तो पीटी इस तरीके से निकालना है कि जिस दिन एग्ज़ाम दे के आओ ना, उसी दिन शाम को श्योर है कि हाँ पीटी निकल रहा, ख़त्म बात। पीटी को करो साइड में उस दिन, फिर उसी दिन से अगले दिन से मेंस में लग जाओ, तब निकलेगा मेंस। ये अभी मैं बता रहा हूँ। तो पीटी सही करना है ताकि मेंस भी अच्छा होए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिनका 10-15 दिन 16 दिन खराब हो जाते हैं कि पीटी निकलेगा ही नहीं, निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल भी जाता तो फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ये चीज़ याद रखना, पीटी आपको अच्छे नंबरों से निकालना है। इसके लिए अब ये 4 महीने मेहनत करनी है ताकि जिस दिन अपने एग्ज़ाम दे के आए, 26 मई को 25 मई को है ना, उसी दिन आया श्योर है कि भाई अपना पीटी निकल रहा है, अगले दिन से मेंस में लग जाना है। और वो इंग्लिश की टेंशन मतलब, इंग्लिश कंपलसरी की मैं क्लासेज ले लिया हूँ, जैसे जिनका पीटी निकलेगा तो मैं एक्सेस दे दूंगा, टेंशन मत लो, तो हो जाएगा, उसका भी टेंशन खत्म हो गया। नहीं, दृष्टि के लिए हूँ, दृष्टि की, ठीक है, तो उसका भी टेंशन खत्म हो गया। तो सर खानसर वाली तो उनके लिए है जिनको आती है मतलब ठीक ठाक इंग्लिश, उनको रिवीजन टाइप का दृष्टि वाले टीचर को मैं, दृष्टि वाले टीचर्स मैं खुद भी पढ़ाऊँ तो थोड़ा बेसिक से पढ़ाते हैं। 50-60 क्लासेज है लेते हैं, परंतु वो भी टाइम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर वो बने ये कि इंग्लिश कंपलसरी पास हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं भी देखूंगा देखिए रिजल्ट आए, फिर एक बात तो, एक तो ये भी पता चले कि किस में रहें। अगर इंग्लिश कंपलसरी में रहे तो मुझे इतना भरोसा कि अगले साल मैं इंग्लिश कंपलसरी से फेल नहीं होऊंगा ये श्योर हूँ। तो ये चीज़ याद रखो, तो उसकी टेंशन मत लो, वो हो जाएगा। इंग्लिश कंपलसरी मैं ले रहा हूँ आप लोगों की तरफ से, वो क्लासेस के मैं एक्सेस दे दूँगा, तो हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो इसीलिए आप पीटी में लग जाओ, पीटी में लग जाओ, ठीक है। फिर रहेगी आगे देख लेंगे वो तो, और कोई चीज़ दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो छोड़ दो, GS2 का छोड़ो, पीटी में लग जाओ पूरा। आप पीटी पे ध्यान दो, पीटी निकालना जरूरी है। चलो ठीक है। फिर देखो मेरा मानना, जिनको रैंक इंप्रूवमेंट करना होता है वो लोग लगे रहते हैं मार्च तक, पर आप लोगों का देखो पीटी नहीं निकला, तो मेरा मानना है पीटी पे लगो, पीटी पे पूरा ध्यान दो। अब भूल जाओ, जनवरी ख़त्म हो गया अब, ठीक है, पीटी पे लगो, अब मिस मत करो, ठीक है, पीटी पे लग जाओ। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट।